पहले तो गुड मॉर्निंग मैसेज है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तमन्ना, ऋतु, मानसी, मयंक, अनुराग, ऋतु, तमन्ना, और कौन है भाई? चारू, और कौन है? काफी सारे लोग हैं। कर ले भाई। हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। यानी कि सर हमें इंटरप्रिटेशन की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, क्या पर्पस है। छोड़ो ना सर, एक बार अगर लिख दिया तो फिर उसको बाद में क्वेश्चन करने की क्या जरूरत। सर हम लोग जानते हैं कि हमारे सारे कानून जो है वो मोस्टली इंग्लिश में लिखे जाते हैं, और जब इंग्लिश में लिखे जाते हैं तो इंग्लिश में कंफ्यूजन होने की चांसेस होती है। आज की डेट में जब मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ तो उसके अंदर मिस कम्युनिकेशन होने की चांसेस बहुत हैवी होती है। तो ये तो लिखी हुई चीज है, इसमें तो हर व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकता है। तो भाई आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्टैट्यूट को आप ठीक तरीके से पढ़ो। जैसे मैं अपने क्लास में ना एक एग्जांपल देता हूँ। सर क्या एग्जांपल देते हो? मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक पार्टी में गया और मैंने रशियन ऑर्डर किया। मैं एक पार्टी में गया और मैंने एक रशियन ऑर्डर किया। अब कोई होगा जो यहाँ पे कहेगा कि सर रशियन आप क्या बोलना चाह रहे हो? रशियन इंसान बोलना चाह रहे हो, या रशियन खाना बोलना चाह रहे हो, या रशियन वाइन अल्कोहल बोलना चाह रहे हो? बोलना क्या चाह रहे हो? हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा। एंड देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी कि आप लॉ को प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करो। ठीक है? जब आप लॉ को ठीक तरीके से इंटरप्रेट करते हो तभी आप लोग ठीक तरीके से समझ पाते हो। हाँ या ना? तो भाई इंटरप्रिटेशन की ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप किताब में भी देखोगे तो किताब में भी यही चीज लिखी हुई है आपकी कि भाई इंटरप्रिटेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि सर आपके अलग अलग तरीके के कानून कौन से होते हैं। बहुत ही सिंपल फालतू के ये दिया हुआ है, मेरे को तो नहीं लगता ये पूछेंगे भी, पर ठीक है हमें पढ़ना है, सब कुछ आना चाहिए। आपके पास आता है सबसे पहले पीनल। पीनल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पीनल का मतलब होता है क्रिमिनल लॉ। तो आपका ऐसा कोई भी लॉ जिसके बेसिस पे आपके ऊपर पनिशमेंट लग सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है, उसको हम पीनल लॉ कहते हैं। कोडिफाइंग, सर ऐसा कोई कानून था जो अभी तक लिखा नहीं था या फिर अभी तक सिर्फ बातों बातों में चल रहा था, उसको आप एक जगह कोडिफाई करके रखते हो तो उसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटिंग लॉज। जैसे हमारे अभी देश में कॉमन लॉ करके जो कानून है वो कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। सर कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ यानी कि अगर कोर्ट को कुछ भी डिसाइड करना है तो जस्ट, इक्विटी और कॉन्शियंस के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। ये कॉमन लॉ का पार्ट होता है। तो भाई ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा है, बट ये इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे आ जाता है। कल को अगर इसको कहीं पे लिख दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोडिफाइंग लॉ कहेंगे। आगे आता है हमारा डिक्लेरेटरी, आगे आता है रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, इनेबलिंग, डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग। सर डिक्लेरेटरी का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी तरीके का राइट को डिक्लेयर करवाते हैं, हम कहते हैं कि आज से हमारे लोगों के पास ये भी राइट होगा, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटरी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि हम लोग 2,500 रुपए हर लड़की को देंगे। 25,000 नहीं वे, 2,500 हर महीने हर कन्या को, जो भी वो लाडली बहना योजना जो भी ये चलाते रहते हैं उस योजना के अंदर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका? एक तरीके का डिक्लेरेटरी लॉ कि भाई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि आज से लोगों के पास एक स्पेशल राइट आ जाएगा। आगे आता है रेमेडियल। अगर अभी तक कोई चीज गलत चल रही थी, गड़बड़ चल रही थी और लोगों को उससे प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी तो हम क्या बना देंगे? रेमेडियल लॉ बना देंगे। जैसे हमें पता है कि सर ऑनलाइन बेसिस पे आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन के बेसिस पे डीप फेक फोटोज बनाए जाते हैं। यानी मैंने ये तक देखा है कि बहुत सारी एक्टर या एक्ट्रेसेस के उल्टे सीधे फोटोज लीक कर दिए जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो ये ऐसा नंगा खड़ा था, या ये ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, ये कर रही थी, वॉट एवर द सीन में भी। भाई ऐसे में गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसे तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ये तो झूठे झूठे फोटोज फैलाए जाएंगे। जो एआई बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोल के कुछ भी फोटोज बना ली जाएगी और उसको फिर फैलाया जाएगा। उसके रोकने के लिए हमने क्या बना दिया? रेमेडियल लॉ बना दिया। हमने कह दिया कि अगर ऐसा होता है तो इसकी रेमेडी हम लोग क्या देंगे, हम लोग लोगों को क्या कंपनसेशन वगैरह पे करेंगे, इसके सिचुएशन में क्या लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा, कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पे कर दी गई। अमेंडिंग, अगर हम कोई भी कानून को चेंज कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, कोई भी तरीके से उनके अंदर चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमेंडिंग लॉज कहते हैं। कंसोलिडेटिंग, सर अगर आपके कानून अलग अलग जगहों पे स्कैटर्ड फॉर्म में लिखे हुए थे,
कुछ कहीं पे लिखा है, कुछ कहीं पे लिखा है, कोई कानून कुछ और कह रहा है, कोई कानून कुछ और कह रहा है। जब हम इन सारे कानून को एक साथ लाके एक जगह लिख देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटिंग लॉज। जैसे हमारे आईबीसी। भाई आईबीसी का मतलब क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या बोलता है कि हमारे जो भी स्कैटर्ड लॉज थे, कि इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी की बात कुछ और होती थी, आपके गवर्नमेंट के सॉरी कंपनीज के इंसॉल्वेंसी की बात कुछ और होती थी, पार्टनरशिप के इंसॉल्वेंसी की कहीं बात और लिखी हुई थी, बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे तरीके से चीजें लिखी हुई थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम सभी को एक साथ लेके आ जाएंगे और तब बनेगा हमारा कानून बाय द नेम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसके बाद आता है सर आपका इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग। और यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। सर इनेबलिंग का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए हुए थे तो हम उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे। और डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, दे रिस्ट्रेन द एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि भाई आप कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं सकते हो, कोई प्रॉपर्टी आप अपने पोजीशन से हटा नहीं सकते हो। ये होते हैं आपके डिसेबलिंग या फिर रिस्ट्रेनिंग लॉस, जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आपके हाथ से कोई भी प्रॉपर्टी आपसे छीन नहीं सकता, या फिर आपके पास ही इस प्रॉपर्टी का पोजीशन रहेगा। सर एक एग्जांपल देके बता दो। जैसे हमारे देश में प्रॉपर्टी लॉ के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजन है फॉर ट्राइब्स। सर ये बोला जाता है कि ट्राइब्स जो है वो फॉरेस्ट एरिया में रह सकते हैं, डीप फॉरेस्ट नहीं, पर जो बाकी फॉरेस्ट है उसके अंदर वो रह सकते हैं। और नॉर्मल व्यक्ति को ये फॉरेस्ट लैंड परचेज करना अलाउड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो ये ट्राइब्स हैं जो इन फॉरेस्ट में रहती है, सिर्फ उनके पास ही राइट होगा इन फॉरेस्ट लैंड को परचेज करने का। तो भाई ये क्या हो गया, दे रिस्ट्रेन द एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया, हमारे डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग लॉस, जो कि कहते हैं कि ट्राइब्स को आप फॉरेस्ट से हटा नहीं सकते, ना ही ट्राइब्स अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ऐसे ही बेच सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशल लॉ बनाए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। समझा? आया ना बोलो? सभी को समझा? यहाँ तक साथ में हो? मेरे दिल विच रहियो सोनी, मैनू छड़ना जइयो सोनी, तेरे लिए लगाई है ये क्लासेस, अरे सुन ले, रह जा रे, रह जा रे, रह जा रे, मेरे दिल विच आ रह जा रे। चलो आगे बढ़ते हैं, गाना वाना तो चलता रहेगा हमारा। सर अब हमारे पास आ रहे हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग अ लॉ। सर लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए ना अलग अलग तरीके की थ्योरीज दी गई, अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स बनाए गए, और उसके बेसिस पे हम लोग लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। कुछ आपके जनरल प्रिंसिपल्स हैं और कुछ आपके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि भाई मैं एक पार्टी में गया और मैंने वहां पे रशियन ऑर्डर किया। अब यहाँ पे जनरल बेसिस में हम कॉन्टेक्सचुअल बेसिस पे समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही होगी। अगर बात दारू की हो रही होगी, अल्कोहल से रिलेटेड बातें हो रही होगी, तो अल्कोहल समझ लिया जाएगा। अगर खाने से रिलेटेड बातें हो रही होंगी कि सर रशियन फूड बड़ा ही यूनिक होता है, अलग होता है, खाना चाहिए, यानी इंडिया में तो इतने आसानी से नहीं मिलता, पर आपको बाहर जरूर से मिलेगा, तो भाई वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर मान लो खाने की बात हो रही होगी तो खाने का कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। तो सर कभी कभी हम जनरल बेसिस पे चीजों को रीड करते हैं और कभी कभी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक बेसिस पे भी चीजों को रीड किया जाता है। तो सर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ को भी आप बहुत जनरल या फिर स्पेसिफिक बेसिस पे रीड कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के इसके अंदर प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है हमारे सामने वो है कैसेस ओमियस रूल। क्या नाम है भैया? कैसेस ओमिसस रूल। क्या नाम है? केसस ओमिसस रूल। सर ये केसस ओमिसस रूल क्या कहता है? ये कहता है कि कोर्ट को सबसे पहली चीज तो हर वर्ड को इंटरप्रेट करना चाहिए। एवरी वर्ड शुड बी इंटरप्रेटेड। और साथ ही में सर ये भी बोला जाता है कि सर अननेसेसरी मीनिंग नहीं देना चाहिए किसी वर्ड को, अगर वो कभी लॉ ने माना ही नहीं था तो सर यहाँ पे ये कानून क्या कहता है कि हर वर्ड को आपको रीड करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सेटल्ड पोजीशंस है, जो सेटल्ड मीनिंग्स हैं,
उनको भी उठा के चेंज कर दोगे, उनको भी उठा के कोई भी अपने तरीके का इंटरप्रिटेशन दे दोगे। आपको अननेसेसरी का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जितना बताया गया है उतने को मान के आपको जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं सिर्फ उनको ही इंटरप्रेट करना है। एक बार किताब में से देखते हैं किताब में क्या लिखा है। किताब में भी क्या लिखा है आओ देखते हैं। दैट देयर आर टू बेसिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। Every word in a statute should be given meaning. And last, the court cannot read anything into a statute or rewrite a provision which is unambiguous. कि सर अगर कोई चीज क्लियर है, कंफ्यूजन से दूर है, परे है, तो उसको आपको फालतू में रीड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। सर एक एग्जाम्पल भी दे दो इसका। कोई तुम में से दे सकते हैं एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल, कि सर जो चीज क्लियर है तो उस पे अननेसेसरी का इंटरप्रिटेशन क्यों लगाना। तुम कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? नहीं नहीं, जनरल लाइफ से कोई एग्जाम्पल। चलो छोड़ो, तुम तो कब तक दोगे, कब दिमाग लगाओगे। तुम्हारे दिमाग में अभी भी बहुत सारी चीजें वैसे ही भरी हुई होगी। भाई यहाँ पे बस इतना सुन लेना। केसेस ओमिसेस रूल कहता है कि अगर वर्ड्स क्लियर है तो अननेसेसरी का मीनिंग मत डालो, पर जो वर्ड्स क्लियर नहीं है उनके हर वर्ड को आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर चीजें क्लियर हैं तो उसको आपको अननेसेसरी बेसिस पे कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैंने कहा कि यार मैं ना आपकी क्लास 12 बजे लूंगा, मैं आपकी क्लास 12 बजे लूंगा। अब एक नॉर्मल इंसान बड़ी ही क्लियर बेसिस पे समझ सकता है कि सर यहाँ पे 12 बजे का मतलब क्या है, दोपहर के 12 बजे, आफ्टरनून के 12 बजे। ये अनएम्बिगुअस है, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी अगर कोर्ट ये बोलने लगे कि सर 12 बजे तो ये दो चीजें हो सकती हैं, सर 12 बजे आफ्टरनून के भी, 12 बजे नाइट के भी। अरे नालायक आदमी, नाइट में कौन सी क्लास लगती है अनलेस स्पेसिफाइड। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, तो उसको अननेसेसरी तरीके से आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे आते हैं हमारे पास सर कुछ प्राइमरी रूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर क्या है ये प्राइमरी रूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सर प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में आपके पास अलग अलग प्रिंसिपल्स आते हैं जिनके बेसिस पे आप कानून को इंटरप्रेट कर सकते हो। सर सबसे पहली जो इसके अंदर आता है वो आता है हमारे पास क्या, लिटरल इंटरप्रिटेशन। सर लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी रेड इन ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड जनरल मैनर। सर आपको हर शब्द को, फ्रेज को या फिर सेंटेंस को ऑर्डिनरी सेंस में पढ़ना है। अननेसेसरी का उसको मीनिंग देने की आपको जरूरत नहीं है। लिटरल अपन कई बार कहते हैं ना, भाई लिटरली मैं यही बात कर रहा था। लिटरल का मतलब क्या होता है कि सर जो मैं बोल रहा था वो ही मैं चाह रहा था, जो मैं बोलना चाह रहा था वही मैंने बोला भी है, या वही मैंने लिखा भी है, या वही मैंने एक्ट भी किया है। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन या फिर लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब भी यही होता है कि कोई भी वर्ड हो, फ्रेज हो, सेंटेंस हो, उसको आपको अननेसेसरी मीनिंग देने की जरूरत नहीं है। उसको आप ऑर्डिनरी, नेचुरल, जनरल मीनिंग दीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा। हाउएवर हाउएवर अगर ये आपका जो आपके हर वर्ड को नॉर्मल मीनिंग देने का पर्पस से अगर कोई उल्टा इंटरप्रिटेशन निकलता है, तो फिर हम उस इंटरप्रिटेशन को चेंज करेंगे, तब हम लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लगाएंगे। जैसे सर कभी कभी अपन तर्क में बोल देते हैं ना, यानी अपन कई बार टॉन्ट में बोल देते हैं। तुमने सुना है, हाँ भाई कल एक लड़की को देखा, क्या तो खूबसूरत लग रही थी, यानी लंबी लंबी नाक, छोटे छोटे बाल,
दांत बाहर निकले हुए, वाओ क्या लग रही थी वो। सर अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने, अगर यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाया जाएगा तो सामने वाले को क्या लगेगा कि अरे हाँ सच में वो तो लड़की की तारीफ कर रहा है। पर सर यहाँ पे क्या लड़की की तारीफ की जा रही है क्या? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके लिटरल इंटरप्रिटेशन से कभी भी उल्टे सीधे मीनिंग्स निकल रहे हैं, एब्सर्ड या अनरीजनेबल मीनिंग निकल रहे हैं, तो फिर हम लोग इस प्रिंसिपल को नहीं लगाएंगे, इस टेक्निक को नहीं लगाएंगे। प्लीज ये कीवर्ड्स हैं, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग, आगे देखते हैं। नो काइंड ऑफ प्रिजम्पशन मस्ट बी मेड इन इंटरप्रिटिंग द प्रोविजन। कोई भी तरीके का आपको प्रिजम्पशन नहीं लगाना है, असम्पशन बेसिस पे मत चलो। आगे एवरी वर्ड शुड बी गिवन मीनिंग एज पर इट्स नेचुरल यूज एंड नो अननेसेसरी वर्ड और मीनिंग मस्ट बी ड्रॉन। कि भाई आपको सारे वर्ड्स का एकदम प्रॉपर तरीके का मीनिंग पता करना है, जो उसका नेचुरल या फिर नॉर्मल यूज है उसी बेसिस पे आपको वर्ड को इंटरप्रेट करना है, और कोई भी अननेसेसरी तरीके का इंटरप्रिटेशन नहीं देना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी आता है, विच इज द केस लॉ ऑफ स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन सिंह। सर इस केस लॉ में क्या बोला था कि भाई द ओनर्स टू शो दैट द वर्ड रिटन इन द स्टैट्यूट हैज डिफरेंट मीनिंग इज ऑन द पार्टी एलिजिंग द सेम। जो भी पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं इस वर्ड का मतलब तो कुछ और है, ये किसको शो करना पड़ेगा? पार्टी को शो करना पड़ेगा। जो ये कह रहा है कि नहीं इस वर्ड का मीनिंग कुछ और है, उसको ये शो करना पड़ेगा कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग कुछ और है। दूसरी चीज, इफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट आर इनकंसिस्टेंट विद द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, then only different method of interpretation must be used, otherwise this method should only be chosen। सर अगर रिडंडेंसी कॉज करता है, कोई भी तरीके से गड़बड़ कॉज करता है, तो ही हम दूसरे मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, नहीं तो हम इसी मेथड को रखेंगे, किसी और मेथड को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, सफिशिएंट प्रूफ मस्ट बी शोन टू शो दैट द वर्ड हैव डिफरेंट ग्रामेटिकल मीनिंग। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि किसी वर्ड के दो से ज्यादा मीनिंग है या एक से ज्यादा मीनिंग है, तो आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली में उस वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं। तो सर लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने क्या समझा? लिटरल इंटरप्रिटेशन बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही क्यूट है, बस हमें इतना कहता है कि एवरी वर्ड फ्रेज एंड सेंटेंस शुड बी रेड इन एन ऑर्डिनरी मैनर। आपको ऑर्डिनरी या फिर नेचुरल या फिर जनरल सेंस में उसको पढ़ना है। किसी भी तरीके का अनरीजनेबल मीनिंग अगर वो वर्ड देता है या वो इंटरप्रिटेशन निकालता है, तो ही हम दूसरे मेथड्स पे जाएंगे, अदरवाइज हम दूसरे मेथड्स पे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे बोला जाता है कि कोर्ट को जहाँ पे वर्ड क्लियर है वहां पे उनका नेचुरल यूज ही लेना चाहिए, कोई भी अनरीजनेबल मीनिंग नहीं देना चाहिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी भी प्रिजम्पशन के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन को चलाना नहीं चाहिए। इसके अलावा एक चीज और जो हमारे पास आ रही है वो है केस लॉ। केस लॉ का नाम क्या है? स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन सिंह। पवन, पवन, हवा, हवा। भाई यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें बोली थी। पहली बोली थी कि जो व्यक्ति कह रहा है ना कि तू कुत्ता है, उसी का काम बनेगा ये शो करना कि तू कुत्ता है। यानी कि मतलब सर, यानी कि जो कह रहा है कि इस वर्ड का मीनिंग कुछ और निकल के आ सकता है, ये उस व्यक्ति का काम है टू शो करना, टू शो कि भाई इस वर्ड का मीनिंग एक्चुअली में कुछ और है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर आपका जो वर्ड है वो इनकंसिस्टेंट है विद द इंटरप्रिटेशन या फिर विद द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ही हम दूसरे मेथड्स पे मूव करेंगे, नहीं तो हम इसी मेथड को चलाएंगे, इसी मेथड को हम लेके आगे बढ़ेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सफिशिएंट प्रूफ आपको शो करना पड़ेगा, ये आपको सफिशिएंटली दिखाना पड़ेगा कि भाई वर्ड का मीनिंग कुछ और भी निकल के आ रहा है, वर्ड का मीनिंग कुछ और है और ग्रामेटिकल मीनिंग कुछ और हो सकता है, इसके आपको सफिशिएंट प्रूफ देने पड़ेंगे। समझ में आया? प्रूफ समझ में आया? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? फास्ट तो नहीं लग रहा है, थोड़ा स्लो चलाऊं क्या? देखो एग्जाम्पल्स थोड़े उल्टे सीधे होंगे मेरे, क्योंकि मेरे को तुम्हें जगा के रखना है, नहीं तो ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, तुम पता चला फैल जाओगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़े से उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो प्लीज बेयर विथ मी। है ना, ये मत कहना कैसा कैसा टीचर है ये हमारा, कैसे गंदे गंदे एग्जाम्पल दे रहे हैं।
कोई गंदे नहीं दे रहे, बस इंसान के दिमाग की बात होती है, इंटरप्रिटेशन की बात होती है, ठीक है। भाई मेरे को सबसे रिप्लाई चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं उन सभी का रिप्लाई चाहिए। मैं तो अच्छे को भी गंदे जैसा लेता हूँ। तभी तो, तभी तो मित्र तुम्हारी तरक्की नहीं हो पा रही। चलो। भाई क्लास में जितने भी बच्चे, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को रिप्लाई चाहिए, मतलब चाहिए। अनुराग हो गया, चारू हो गई, जया हो गई, खुशी हो गई, मानसी हो गई, अरकान साहब हो गए, मुस्कान मेहरा हो गई, तमन्ना बाथम हो गई। मेरे को जब तक तुम्हारे दिल से आवाज नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। सर रिडेंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडेंडेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जिसका मीनिंग बैठ ना रहा हो साथ में, उसको हम रिडेंडेंट कहते हैं। और रिडंडेंट का दूसरा मतलब होता है, अगर आप दो मीनिंग के लिए जा रहे हैं तो सेकंड मतलब होता है, अगर एक ही चीज को कोई दो बार रिपीट कर दे तो उसका मतलब होता है रिडंडेंसी। कि आपने भी कोई काम किया और बाद में मैंने भी वही जाके काम कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं रिडंडेंट। तो हम कहते हैं रिडंडेंट मीनिंग्स नहीं आने चाहिए। हाँ, समझा ऋतु? ठीक। चलिए, अगला जो आता है हमारे पास वो है मिस्चीफ रूल या फिर हेडेंस रूल। सर मिस्चीफ रूल या फिर हेडेंस रूल का मतलब क्या होता है? हम लोग लेजिस्लेचर के इंटेंट को समझेंगे कि सर लेजिस्लेचर लाया क्यों गया था, कानून को बनाया क्यों गया था, पर्पस क्या था, कौन से मिसचीफ को रोकने के लिए कानून मेनली बना था, कौन से तरीके के मिसचीफ को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। हम उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग कानून को इंटरप्रेट करेंगे। सर एक एग्जांपल दे के बताओ ताकि हमें समझ में आ जाए। सर मान लो, सर हमने कहा कि हम ना ट्राइब्स के लिए, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज रहेंगी, डेवलपर्स इनकी जमीन ना खींच ले। या चलो ये भी छोड़ो, ये एग्जांपल लो कि सर फॉरेस्ट लैंड पे कोई भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। फॉरेस्ट लैंड पे कोई भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, हम ये बात जानते हैं। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि भाई फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो हमने कहा कि फॉरेस्ट में किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि लोग फॉरेस्ट में घुस के अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लोग फॉरेस्ट में घुस के अपने तरीके के काम कर रहे हैं। जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है, जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है। इसलिए हमने कहा, इस मिसचीफ को रोकने के लिए हमने कहा कि सर फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। अब सर एक बार की बात है, एक ट्राइब था, एक ट्राइबल व्यक्ति था, वो फॉरेस्ट के आसपास ही रहता था। उसने ना एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर, मान लो एक पेड़ है हमारा, पेड़ के ऊपर ना एक छोटा सा घर बना लिया, छोटा सा घर, ट्री हाउस जिसको कहते हैं ना हम लोग, ट्री हाउस। पेड़ ना तो उसने काटा, ना तो कोई हरकत की, उसने ट्री हाउस बना दिया ऊपर जाके। सर उसके पास ना पुलिस आ गई, फॉरेस्ट पुलिस जो होती है वो फॉरेस्ट पुलिस आ गई और उसने कहा तुमने फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन किया है, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। तुम्हें क्या देना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा। अब सर यहाँ पे अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाए, अगर हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाए या लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाए, तो यस, उसने गलत काम किया है। उसने फॉरेस्ट एरिया में जाके कंस्ट्रक्शन किया है, जो हम अलाउ नहीं करते। पर सर मिस्चीफ रूल क्या कहता है? मिस्चीफ रूल कहता है कि आप ध्यान से देखो, लॉ बनाया क्यों गया था। लॉ बनाया गया था ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ना बन जाए, कोई भी तरीके से, गलत तरीके से और इनलीगल तरीके से कोई भी अपने घर ना बना ले, कोई भी तरीके से अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ना बना ले, फैक्ट्रीज ना बना ले। यहाँ पे तो बेचारे ने सिर्फ एक अपना ट्री हाउस बनाया है, ना तो पेड़ को काटा है, ना तो कुछ किया है। तो सर ऐसे सिचुएशन में उसने कोई लॉ का उल्लंघन किया ही नहीं है, इंटेंट को उसने तोड़ा ही नहीं है। और अगर इंटेंट टूटा ही नहीं है
तो उसके अगेंस्ट कोई भी तरीके का फाइन लग ही नहीं सकता। समझा? इसको हम लोग कहते हैं मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल कहता है कि सर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉ बनाने के पहले क्या हो रहा था, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी जिसको सॉल्व करने के लिए हमने कानून बनाया। सर उसके अंदर क्या रेमेडीज वगैरह प्रोवाइड की गई, एंड सर उसका ट्रू रीजन क्या है, पर्पस क्या है वो रेमेडी प्रोवाइड करने का, वो कानून बनाने का। और उसके बेसिस पे हम मिसचीफ को आइडेंटिफाई करके इंटरप्रेट करेंगे कि लॉ का मतलब यहाँ पे क्या है। सर इसका एग्जाम्पल बड़े आते हैं और यूजुअली ना फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड ही आते हैं। अब मान लो फॉरेस्ट एरिया में से, फॉरेस्ट एरिया में ना कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है, पर सर हमें तो हाईवे निकालना है, हमें हाईवे बनाना है, हाईवे के बीच में से तो फॉरेस्ट आएगा। अब क्या करें? तो भाई हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हाईवे वाईवे सब छोड़ दो, आप ऐसे घूम के जाओ फॉरेस्ट में से, नहीं। इंटरप्रिटेशन कहता है कि हाईवे विच इज वेरी एसेंशियल और जिसके लिए रिक्वायर्ड कंप्लाइंसेस किए गए होंगे या रिक्वायर्ड जो भी लाइसेंस वगैरह है वो लिए गए होंगे, तो भाई उसको हम अलाउ करेंगे और वो इन लॉ के उल्लंघन में नहीं गिना जाएगा। ये है हमारा क्या, मिसचीफ रूल। क्या है बच्चों? ये हमारा मिसचीफ रूल। समझ आया? हाँ या ना बोलो। करेक्ट, जैसे मैं कह रहे हो, फिर फॉरेस्ट के ऊपर ऊपर से हमने फ्लाईओवर बना दिया। वेरी गुड। अगला आता है सर रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। सर रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन सिर्फ हमें इतना कहता है कि आपको एक स्टैट्यूट को सेंसिबल मैनर में पढ़ना है और आपको बेस्ट इंटरप्रिटेशन देना है ईच वर्ड का। इसका मतलब है कि आपको कहीं पे भी अगर ऐसा लग रहा है कि कानून का मतलब एब्सर्ड मीनिंग निकाल रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी मीनिंग निकाल रहा है कानून को पढ़ने पे, तो हम उसको इस तरीके से रीड करने लगेंगे कि वो लोगों के बेनिफिट के लिए हो जाए और लोग उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट कर पाए। सर जैसे कि एक एग्जांपल दे दो ताकि हमें समझ में आ जाए। अच्छा तुम लोग दे पाओगे रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का कोई एग्जांपल? लेट्स सी। मेरे को मालूम है मेरे बच्चे स्मार्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एग्जांपल दे। एक तो एक खुशी नागर बार बार ज्वाइन और लीव क्यों कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक बार में डिसाइड कर लेना भाई, ज्वाइन करना है लीव करना है, क्या करना है, क्या है। बताओ बताओ, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन तुम्हारे हिसाब से कोई एग्जांपल, रियल लाइफ से भी अगर कोई तुम्हारा एग्जांपल निकल के आ रहा हो तो बताओ। सर हम लोग कहते हैं कि जितनी भी गाली गलौचे हैं, जितनी भी हम प्यारी प्यारी गालियां देते हैं, इसको अदरवाइज मत लेना, पर जितनी भी हम प्यारी प्यारी गालियां देते हैं उनका अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालने लग गए ना तो काम लग जाएंगे, काम लग जाएंगे सर। इसलिए हम उनका रीजनेबल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उनका हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम समझते हैं कि इंटेंट क्या था, पर्पस क्या था, लॉ कैसे बनाया गया था, और फिर उसके बेसिस पे हम उसका बेस्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं, बेस्ट तरीके का मीनिंग उसके अंदर दिया जाता है। सर कोई स्टैट्यूट से एग्जांपल दे दीजिए ताकि हम उससे समझ सके रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ही समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ही बहुत सारी चीजों में ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन पे बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हमने बोल के रखा है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे जिसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से अपने फ्रीडम्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर क्या सर ये फ्रीडम्स हमारे पास एब्सोल्यूट है क्या? क्या ये फ्रीडम एब्सोल्यूट है क्या? द आंसर इज नो। यहाँ पे फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। हम लोग कहते हैं सर ये जो दोनों फ्रीडम है और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको आपको रीजनेबल बेसिस पे पढ़ना है। सर जब भी हम लोग कहते हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ भाषण देने का अधिकार होगा।
फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होगा कि आपको कोई एक्ट करना है तो एक्ट भी अलाउड होगा, कोई आपको मूवी भी बनानी है तो मूवी भी अलाउड होगा, कोई आपको बुक लिखनी है तो बुक भी अलाउड होगा, अगर आपको अपने विचार किसी मैगजीन के थ्रू पहुंचाने लोगों तक तो वो भी अलाउड होगा, अगर आपको कोई कार्टून बनाना है तो वो भी अलाउड होगा, न्यूज़पेपर के थ्रू भी बताना है तो वो भी अलाउड होगा। यानी आपके ऊपर, आप देखो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लगाए, हमने स्पीच के इतने सारे मीनिंग निकाल दिए। सिमिलरली अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है और उनके बहुत अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम कहते हैं कि हर वर्ड को आपको रीजनेबल सेंस में पढ़ना है, आपको उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे समझना है, आपको उसको एक प्रॉपर मीनिंग देना है। दिल में बैठा या दिमाग में बैठा? दिल में बैठा या दिमाग में बैठा, जल्दी से बताओ। यार ये ना, ये चीटिंग हो जाएगी। देखो मेरे को मालूम है तुम मेरे से प्यार करते हो, देखो इधर आओ, इधर आओ, ओले ओले ओले, इधर आओ, इधर आओ। मेरे को मालूम है तुम मेरे से प्यार करते हो, मेरे को मालूम है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इसको रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में समझो, लिटरल समझोगे तो कुछ और निकलेगा। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में समझो कि सर हम दोनों का एक दूसरे के तरफ एक तरीके का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एज अ मेंटर एंड अ मेंटी। तो सर बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम बीच बीच में मेरे को बताते रहो कि तुम्हारे दिल में चीजें घुस रही हैं यहाँ यहाँ, या सिर्फ यहाँ पे रह के बाहर निकल जा रही है। जो चीज यहाँ होती है ना, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, पर जो यहाँ पे होती है वो सालों साल तक चलती है। तो तुम्हें ये चीजें याद होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ तक पहुंचनी चाहिए चीजें। और मैं ये उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए, नहीं तो ये चीजें समझना थोड़ा सा अजीब हो जाता है। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहा है यार प्रथम? सर इसका एग्जाम्पल, अच्छा नहीं सर, इसका मैक्सिम ही लिखा है, मतलब इसका मैक्सिम ही लिखा है मतलब? मैं समझा नहीं, इसका मैक्सिम ही लिखा है क्या मतलब होता है इसका? सर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस आता है हमारे पास, एज पर द केस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद वर्सेस पीएन मूर्ति, reasonable meaningful and rational meanings must be given to the words of the statute by the judge on the basis of situation in question। कि सर जो भी सिचुएशन है उसके बेसिस पे आपको रीजनेबल मीनिंग देना है किसी भी वर्ड का। आपके सिचुएशन के बेसिस पे वर्ड के मीनिंग बदल सकते हैं। सर जैसे मैंने कहा कि रबर ले आना, सर अब अगर आप एक स्कूल के बच्चे हैं तो रबर आपके लिए इरेजर होगा, पर वहीं पे अगर आप नोट गिनने का काम करते, बैंक में काम करते, थूक लगा के नोट्स गिनते हैं, तो आपका रबर का मतलब होगा रबर बैंड ले आना। तो भाई अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद वर्सेस पीएन मूर्ति के जजमेंट में यही कहा गया था कि कोशिश की जानी चाहिए कि सिचुएशन के बेसिस पे आपको वर्ड्स को रीजनेबल, मीनिंगफुल एंड रैशनल मीनिंग देना है। क्या बात है यार सर, क्या एग्जाम्पल देते हो सर। रबर बैंड कहाँ से सूझा सर आपको ये रबर बैंड, यानी वाओ सर वाओ, यू आर सो अमेजिंग सर। चलो आगे देखते हैं। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? सर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है अगर मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई, अगर मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई तो पहले तो हम इस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पर अगर लड़ाई नहीं सुलझ पा रही है, सर पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, तो फिर जो ज्यादा स्पेसिफिक है वो जीत जाएगा, यानी कि हर सिचुएशन में मम्मी जीत जाएगी और पापा हार जाएंगे। ठीक, यानी सर अगर दो कानून में कभी लड़ाई हो जाती है, दो प्रोविजन में कभी भी लड़ाई हो जाती है, ऐसे वो लड़ रहे हैं, तो हम पहले तो कोशिश करेंगे कि हम दोनों इंटरप्रिटेशन को, दोनों कानून को ऐसे इंटरप्रेट करें कि वो दोनों प्यार से रह ले। पर अगर सर प्यार डेवलप ही नहीं हो पा रहा, तो आपका जो स्पेसिफिक कानून होगा, जो भी ज्यादा उस पर्टिकुलर चीज के बारे में स्पेसिफिकली बात करता होगा, वो हमारा एप्लीकेबल कानून बन जाएगा। सर एक एग्जांपल दीजिए। जैसे हम लोग एफडीआई पढ़ते हैं, जब आप ग्रुप टू में आएंगे तो आप पढ़ेंगे एफडीआई, और अगर आप ग्रुप टू पढ़ ही रहे होंगे तो आप एफडीआई पढ़ेंगे। तो ग्रुप टू में एफडीआई में दो चीजें आती है, एक आता है ई कॉमर्स और एक आता है मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग।
सर मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे आपको अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। सिमिलरली आपको ई कॉमर्स के अंदर भी अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। तो सर फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन को अब हम किसके अंदर डालें, एमबीआरटी के अंदर या फिर ई कॉमर्स के अंदर? हमें मालूम है कि सर ई कॉमर्स ज्यादा स्पेसिफिक टर्म होगा फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन के लिए, और इसलिए हम लोग फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन को किसके अंदर डालते हैं, ई कॉमर्स के अंदर डालते हैं। ये आपकी किताब के अंदर गलत एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो ईसीआईपीएल है उसके अंदर ही गलत एग्जाम्पल है। ईसीआईपीएल में उन्होंने फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन को एमबीआरटी के अंदर डाला हुआ है, जबकि फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन ई कॉमर्स के अंदर जाना चाहिए। तो ये आपके किताब में गलत लिखा हुआ है, पर एग्जाम्पल आपको बैठ रहा होगा मेरे ख्याल से दिमाग में, कि सर जो भी ज्यादा स्पेसिफिक लॉ होगा उसको हम लोग मान लेंगे। हाँ या ना बोलो। सर क्या बात करा जा रहा है यहाँ पे, आओ देखते हैं। When two provision of the same statute contradict with each other, then by using this, judge can try to balance both the provision so that both keep existing and are applicable. In other words, this rule will try to read in such a manner that both the statute remain applicable, कि भाई आपके दोनों स्टैट्यूट एप्लीकेबल भी रहे और कोई भी दिक्कत ना जाए, या दो प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल रहे और कोई भी दिक्कत ना जाए। जज इसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा। और अगर सर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, देन स्पेसिफिक लॉ विल ओवरराइड जनरल लॉ। हमेशा याद रखना, स्पेसिफिक लॉ ओवरराइड्स जनरल लॉ। सर हमने अभी तक कितने रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ लिए? सर आप तो पढ़ाए जा रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे हो, यानी हमें याद नहीं है? हमें बिल्कुल याद है सर, हम बहुत स्मार्ट बच्चे हैं सर। हम ना बस थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं सर, बाकी तो हमें याद रहता है सर। आप हमसे अभी हमारा नाम पूछ लो, हमारा नाम है शीला की जवानी। आप जानते हो, माय नेम इज शीला। ठीक है सर, हमने चार तरीके के इंटरप्रिटेशन पढ़े अभी तक। पहला पढ़ा हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन, की वर्ड्स को हम लोग लिटरल सेंस में रीड करेंगे, इन देयर नेचुरल नॉर्मल एंड मीनिंगफुल सेंस में हम उसको पढ़ेंगे। पर अगर कोई भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तब हम किसी और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे। सर हमने ना इधर पे एक केस भी पढ़ा था सर। सर याद आ रहा है सर, हिमाचल प्रदेश में ना हवा बड़ी अच्छी चलती है। हाँ 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 सर, हिमाचल प्रदेश में पवन बड़ी अच्छी से चलती है, तो जजमेंट का नाम क्या हो गया, स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार। क्या बात है सर, पवन सुत हनुमान की जय। तो भाई हमारे उसके अंदर हमने वो जजमेंट भी पढ़ा, फिर आया हमारे पास सर कौन सा केस, फिर हमने पढ़ा मिसचीफ या फिर हिडन रूल, कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि मेन मिसचीफ क्या था, टू गेट रिमूव, जिसको हम रिमूव करने की यहाँ पे बात कर रहे थे। और उसके लिए हम कानून लाए थे, और उसके बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन लगा के जजमेंट को या फिर लॉ को रीड करेंगे। सर तीसरा हमने पढ़ा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, की शब्दों को उनके रीजनेबल मीनिंग के हिसाब से समझना चाहिए, सो दैट दे कैन बी गिवन रीजनेबल, मीनिंगफुल एंड अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। सर यहाँ पे भी हमने एक बहुत अच्छा जजमेंट पढ़ा था सर, हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अरे हाँ या ना बोल दो, अरे बोल दो। सर पढ़ा था हैदराबादी बिरयानी। सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद वर्सेस पी एन मूर्ति। अरे चल रहा है नहीं चल रहा है? हमने कौन सा केस पढ़ा था, पीएन मूर्ति वाला केस पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, की लड़ाई होगी तो हम लड़ाई को सुलझा देंगे, और अगर नहीं सुलझ रही है तो फिर आपका स्पेसिफिक रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। क्या बात है सर, ये रूल हमें अभी तक नहीं समझ आ रहे थे, वो तो आपने समझा दिए, तो हमें समझ आ गए। चलो, आई होप मेरे बच्चों को इतना समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो हमारे पास रूल आता है वो है हमारा रूल ऑफ एस्डिम जेनरिस। सर एस्डिम जेनरिस का मतलब क्या होता है? अरे यार ये ना पता नहीं, एक सेकंड दियो मेरे को, इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये ना बार बार बंद हो रहा है फॉर सम रीजन। तुम जानते हो, तुम तो कैसे ही जानते होंगे। एक सेकंड दियो। हाँ अब ये ठीक से चलेगा, अभी बीच बीच में बंद नहीं होगा। सर अगला आता है एस्डम जेनरिस। सर एस्डम जेनरिस का मतलब क्या होता है, कि आपको
हर शब्द को उसके कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना चाहिए। जिस कॉन्टेक्स्ट में वो शब्द यूज किया जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में ही उस वर्ड को पढ़ा जाना चाहिए। दिस इज टू से दैट जनरल वर्ड मस्ट बी रेड टू स्पेसिफिक वर्ड्स ओनली। कि अगर सर कभी भी कोई जनरल वर्ड यूज किया जा रहा है तो वो आपके स्पेसिफिक वर्ड्स के रिस्पेक्ट में ही पढ़ा जाना चाहिए। सर जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए। मैंने कहा दैट आई विल स्टार्ट अ शॉप सेलिंग केक्स, पेस्ट्रीज एंड अदर बेकरी आइटम्स एंड अदर बेकरी आइटम्स। मेरे को एक चीज बताओ सर, अदर बेकरी आइटम्स के अंदर क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं दूध बेचने लगूंगा क्या? कि आ जाओ गाय का ताजा ताजा दूध ले लो? नहीं सर, हम कहते हैं कि ये जो पीछे वाला वर्ड है ना, जो पीछे वर्ड्स आ रहे हैं उसको आपको स्पेसिफिक जो आगे वर्ड आ रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही रीड करना है। जो आपका रूल ऑफ एस्डम जेनरेस है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सर आपको जो भी तरीके का पीछे वर्ड आ रहा है, पीछे जो भी वर्ड आ रहा है उसको आपको अपने आगे वाले वर्ड्स के साथ प्रॉपर तरीके से रीड करना है, उसी कॉन्टेक्स्ट में रीड करना है। जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना, तो इनकम टैक्स में कहा जाता है, इनकम टैक्स, कि भाई आपको मैरिज में मिलने वाले सारे गिफ्ट, मैरिज में मिलने वाले सारे गिफ्ट एग्जिम्ट होते हैं। मैरिज में मिलने वाले सारे गिफ्ट एग्जिम्ट होते हैं। तो वो ऐसा लिखते हैं, वॉच, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, कार एंड अदर गिफ्ट। तो भाई गिफ्ट का मतलब हम क्या समझेंगे, और भी जो अलग तरीके के इस प्रकार के गिफ्ट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इनकम टैक्स के अंदर। ये हमने कैसे पढ़ा? रूल ऑफ एस्डम जेनरिस के अंदर पढ़ा। कैसे पढ़ा? रूल ऑफ एस्डम जेनरिस के अंदर पढ़ा कि जो भी आपके जनरल वर्ड आ रहे हैं उसको आपको स्पेसिफिक वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना है। सर यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस भी आता है, जया राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सर हरियाणा के लोग कैसे बात करते हैं? राम राम, राम राम सरयानू। वो है ना, वो एक कौन है इन्फ्लुएंसर, वो हरियाणा के, वो ऐसे ही करते हैं, राम राम सारियानू, आज मेरा है 12वां दिन, ऐसे करके कुछ तो वो बोलते हैं। तो भाई जय राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा करके जजमेंट है जिसके अंदर बोला गया कि भाई आपको किस तरीके से वर्ड्स को रीड करना है। Statute contain enumeration of specific word. Such specific words contain a class. The class in itself is not exhaustive in nature. A general word follows the specific word. The intent of the general word is not clear. अगर जनरल वर्ड का मतलब जो है वो क्लियर नहीं है और वो एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो भाई हम उसको उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला गया कि अगर, इस जजमेंट में बोला गया, अगर अलग अलग स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं और ये स्पेसिफिक वर्ड्स एक तरीके का क्लास क्रिएट करते हैं और ये क्लास अपने आप में बहुत बड़ी लिस्ट है, और सर जो जनरल वर्ड आ रहा है वो स्पेसिफिक वर्ड के बाद आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम जनरल वर्ड का मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड के मतलब से निकाल सकते हैं। हाँ या ना बोलो? बोल दो मेरे साथ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ या ना बोलो? बच्चों फास्ट तो नहीं लग रहा? और एक चीज और बता दो कि तुम्हें ठीक लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर क्या पढ़ा रहे हो, आप तो सिर्फ ऐसा लग रहा है खुद को पढ़ा रहे हो। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मैं आप लोगों का पेज समझ सकूं तो मैं उस हिसाब से अपने लैंग्वेज को, अपने एग्जाम्पल्स को एडजस्ट कर लूंगा। और भाई बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि हम कैसे बोले सर को।
सर को अपन को खुले दिल से बोलना है, क्योंकि अपन दोनों का एम एक ही है कि तुम्हारा पेपर निकलना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है सर, तो हमने प्राइमरी रूल्स के साथ, सॉरी प्राइमरी, हाँ प्राइमरी इंटरप्रिटेशन के सारे रूल्स कंप्लीट कर लिया। हमने एक एक रूल को अच्छी तरीके से देखा और हमने सारे एग्जाम्पल्स भी समझे। मैंने आपको दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स दिए। मैंने आपको जो लीगल एग्जाम्पल्स है, जैसे इसके अंदर इनकम टैक्स का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने आपको लॉ के भी एग्जाम्पल्स दे दिए ताकि आप उसको कोट करके आ सको, और साथ ही साथ में हमने बाकी भी इन जनरल देख लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है सर हमारे पास सेकेंडरी रूल। सेकेंडरी रूल क्या कहता है? सेकेंडरी रूल का मतलब होता है कि सर अगर आपके प्राइमरी रूल खत्म हो जाते हैं तो आप सेकेंडरी रूल के बेसिस पे भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सेकेंडरी बेसिस पे भी, सेकेंडरी रूल के अंदर भी इंटरप्रिटेशन अलाउड रहेगा। पर पहले हम लोग देख ले कि यहाँ से हम कुछ भूल तो नहीं रहे, कुछ हमारा छूट तो नहीं रहा है। एक सेकेंड देना। ये तो सब ठीक है। प्राइमरी रूल हमने सारे देख लिए, मेरे ख्याल से कुछ भी हमारा नहीं छूट रहा है। लिटरल लिटरल कंस्ट्रक्शन देख लिया हमने, मिस्टीफ रूल देख लिया, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन देख लिया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देख लिया, और इस्डम जेनरिस देख लिया। अब जो हम देखेंगे वो है हमारे अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो है आपका पहला एक्सप्रियासो उनिस एस एक्सक्लूजो अल्टेरियस। ठीक है, एक्सप्रियासो उनिस एल एस एक्सक्लूजो अल्टेरियस। उसके बाद आता है आपका कॉन्टेम्पोरिनो, जो भी बोलते हैं इसको यार, पता नहीं भगवान कसम क्या बोलते हैं। कॉन्टेम्पोरियो एक्सपिटिसियो एस ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। भगवान कसम आगे देखेंगे क्या है ये। उसके बाद आता है नोस्टियर फोर्टिस, और लास्ट आता है आपका स्ट्रिक्ट एंड लैटिन कंस्ट्रक्शन। लास्ट ही शब्द समझ आया, बाकी तो अभी ना समझ आया, हम समझेंगे। तो भाई ये सारे आपके लैटिन वर्ड है, इसलिए थोड़े से कठिन है, पर हम इसको भी देखेंगे। चलो आओ, कहाँ गया भाई किताब हमारी, आओ इसको भी देखते हैं। आओ मेरे बच्चों, आओ आओ आओ। सर पहला वर्ड आता है सर ऐसा लग रहा है कि स्टारबक्स में जाके किसी ने अपनी भाषा झाड़ना शुरू कर दिया सही बात है। सर आगे आ रहा है हमारे पास एक्सप्रेसियो उनिस एस एक्सक्लूजो ऑल्ट्रेस। सर यहाँ पे ना तुम्हें सिर्फ एक वर्ड का मतलब ध्यान में रखना है, एक वर्ड का, तो तुम्हें पूरा मीनिंग समझ आ जाएगा। वो है एक्सक्लूजो। सर एक्सक्लूजो का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड करना, किसी चीज को बाजू हटने को बोलना। हट जा रे छोकरे, भेजा ना ठोकरे, आरे ला है अपन। ठीक है, तो भाई एक्सक्लूजो वर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्सक्लूड करना किसी चीज को। सर ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि सर अगर कोई चीज एक्सप्रेसली मेंशन की गई है तो उसका मतलब होता है कि दूसरी चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर कोई चीज बोली गई है एक्सप्रेसली, तो इसका मतलब है कि दूसरी चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सर एक एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए। मैंने मैं ना कल जिद करने लग गया, मैं अपनी मदर के पास जिद करने लग गया, मिकी मम्मी मैं तो मैकडोनल्ड खाऊंगा, मैं तो मैकडोनल्ड खाऊंगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अरे यार तू डोमिनोज खा लेना। मैंने कहा मैंने बड़ा स्पेसिफिक टर्म यूज किया है, मैकडोनल्ड। इसका मतलब यह है कि मैं बाकी चीजों को, बाकी जो दूसरे आउटलेट्स हैं उनको ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुका हूं। जो मैंने एक बार बोल दिया उसका मतलब बोल दिया, दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगी। सर एक लीगल एग्जांपल और दे दो ताकि हमें समझ में आ जाए। सर हमने कहा जब आप जीएसटी का कानून पढ़ते हो, जीएसटी का जब आप कानून पढ़ते हो तो जीएसटी के कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, आईटीसी, आईटीसी जानते हो? आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा ना जीएसटी वगैरह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो आई ये भी छोड़ो, तुम लोगों ने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से तुमने अभी पढ़ा नहीं है न्यू सिलेबस में, क्योंकि इनकम टैक्स दूसरे मॉड्यूल में चला गया ना। सर कंपनीज एक्ट के अंदर तुमने पढ़ा होगा कि सर एटलीस्ट वन डायरेक्टर, हाँ या ना, तुम लोग मेरे को बताओगे? एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड बी
इंडियन रेसिडेंट। हाँ या ना बोलो। हाँ या ना बोलो। यही होता है कानून कि कुछ और होता है? बताओ मेरे को जल्दी से। भाई इतना तो तुमने पढ़ा होगा यार, प्लीज दिल मत तोड़ना, है ना। हाँ, तो भाई एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड बी इंडियन रेसिडेंट, ऐसा हमने यहाँ पे बोल के रखा है। सर जब हमने एक बार बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमने बाकी सारे जो कैटेगरीज है ना, बाकी सारे जो नेशनल्स है, उनको ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया। हमें स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है कि ऑल अदर्स विल बी एक्सक्लूडेड। कोई जरूरत नहीं है हमें लिखने की। यहाँ पे अगर हमने इतनी बात भी लिख दी तो इसका मतलब यही होगा स्पेसिफिक बेसिस पे कि भाई एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड बी अ इंडियन रेसिडेंट, है ना। तो भाई यहाँ पे इस रूल का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजो रूल का, कि जहां पे एक चीज लिख दी गई है तो उसका मतलब क्लियर है कि भाई हम बाकी सारी चीजों को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। किसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं? बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। हाउएवर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, does if the words are unclear and ambiguous then this rule cannot be applied। अगर सर वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है ये समझ में नहीं आ पा रहा है अभी, तो हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक हम ये ना समझ पाए कि यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर वर्ड्स क्लियर है, एब्सोल्युटली विदाउट एनी कंफ्यूजन क्लियर है, तो आप इस रूल को, इस नियम को इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आप इस नियम को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हाँ या ना बोलो। याद रहेगा। ठीक है सर, यहाँ पे हमारा क्या आता है, कंटेम्पोरेंस एक्सपिटेसो एस ऑप्टिमस एच फोरिटिसिमा इन लेगे। सर इस शब्द का मतलब क्या है? वो एक डायलॉग था ना, तुमने देखा है गोलमाल मूवी के अंदर कहता है, आपको समझ आया? तो वसूली भाई कहता है, पर सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो अगर तुम्हारा कल को किसी से प्रेम मोहब्बत हो जाता है, तुम बम्बल टिंडर पे जाते हो, तो भाई ये शब्द डाल देना, ऑटोमेटिकली लड़के या लड़कियां फैन हो जाएंगे। वो कहेंगे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसको तो लैटिन शब्द आते हैं, ये तो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई ये यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है। सर वर्ड कौन सा है? वर्ड है आपका ऑप्टिमस। ऑप्टिमस का यहाँ पे मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम। सर ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कि आपके वर्ड का मीनिंग ना टाइम के साथ चेंज होता जाता है। एज द टाइम चेंजेस आपके वर्ड का मीनिंग भी चेंज होता है। सर पहले किसी चीज को जो समझा जाता था वो शायद से आज ना समझा जाता हो, या आज जिस वर्ड को समझा जाता है शायद से उसको पहले कभी ना समझा जाता हो। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी भी वर्ड को इंटरप्रेट करना है तो हमेशा उसके चेंजिंग मीनिंग के साथ रीड कीजिए, चेंजिंग डेफिनेशन के साथ रीड कीजिए। सर क्या लिखा है, दिस रूल्स बिलीव दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स हैव चेंज एंड दे हैव अडॉप्टेड न्यू मीनिंग्स, उनके नए मतलब आ गए हैं। Therefore the word used in the statute must be used as per their current usage and not as per old usage। कि सर आप उनको, आप उनको अपने करंट यूसेज के हिसाब से समझिए, ना कि पुराने यूसेज के हिसाब से समझिए। सर दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन ओल्ड लॉज इन विच ओल्ड वर्ड हैज बीन यूज्ड। ये वर्ड सिर्फ उन्हीं केसेस में इस्तेमाल किए जाएंगे जहां पे आपके पुराने कानून लिखे गए हैं, बहुत पुराने पुराने कानून हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पे यूज किया जाएगा। कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसका? यार तुम लोग ना एग्जाम्पल दे नहीं रहे हो, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में खुरापाती एग्जाम्पल्स आते हैं पर तुम देते नहीं। तुम ये सोचते हो कि सर को पता ना चल जाए, सर को अच्छे एग्जाम्पल्स मिल ना जाए, है ना। यही दिमाग में चल रहा होता है ना तुम्हारे। सब जानता हूँ मैं।
सर एक एग्जांपल ये है, पहले यंग पर्सन को गर्ल बोलते थे और अभी गर्ल को लड़की। मतलब पहले, यानी पहले छोटे बच्चे को लड़की बोलते थे। ये तो नहीं होता था यार, ये कब हुआ? ये नहीं पता मेरे को। प्रथम कह रहा है सर ये रूल समझ नहीं आया, फिर से समझा देते हैं। यार प्रथम भाई टेंशन किस बात का? सर था सर, पढ़ा था मैंने कि पहले बच्चे को लड़की बोलते थे। बधाई हो, आपके घर में लड़की पैदा हुई है। हाँ हाँ, वो है लड़का, पर हम बचपन में उसको लड़की बोलेंगे कैसे? चलो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर? प्रथम, हर वर्ड का मतलब चेंज होता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपकी जो मीनिंग है वर्ड के वो चेंज होते जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जैसे जैसे वर्ड्स के मीनिंग बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका इंटरप्रिटेशन भी उन वर्ड्स के साथ चेंज होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमारा पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बना था, तब उसके अंदर जो परचेज और सेल की बात की गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल परचेज और सेल या फिजिकल परचेज और सेल की बात की गई थी। क्योंकि उस समय पे ई कॉमर्स जैसा कुछ होता ही नहीं था। ई कॉमर्स जो इंडिया में डेवलप हुआ वो 2005-6 के बाद डेवलप होना शुरू हुआ। तो सर हमारा जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया वो तो 2020 में आया या उसके आसपास आया। तो ये ई कॉमर्स को हमने कैसे इंटरप्रेट कर लिया? हमने कहा कि सर कॉमर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल परचेज एंड सेल नहीं होगा। कॉमर्स का मतलब फिजिकल प्लस ई कॉमर्स होगा। यानी हमने उस वर्ड का मीनिंग या डेफिनेशन बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। और हमने कहा कि उसको आपको करंट टाइम्स के हिसाब से समझना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट जो उसका मीनिंग है उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। ये होता है हमारा क्या? ये होता है हमारा ये रूल, जो कि कहता है कि आपको अगर कोई पुराना कानून है तो उसको सिर्फ पुराने कानून के हिसाब से मत पढ़ो। रिसेंट जो चेंजेस आ रहे हैं, रिसेंट जो वर्ड का मतलब बदलता जा रहा है, उसके हिसाब से भी समझो। समझा? आप ये कोपरा वाला एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें तो ये कोपरा वाला जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला कोपरा, इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ये वैलिड एग्जांपल्स हैं। जो भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये सारे एप्लीकेबल एग्जांपल्स हैं, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर पहले मैरिड वुमेन में 12 से 13 साल की विमेन भी आती थी। अब मैरिड वुमेन मतलब 18 ईयर्स और मोर। नहीं यार, बाल विवाह तो आज भी होता है देश में, तो उनको हम पत्नियां नहीं मानेंगे क्या? नहीं, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा वैलिड नहीं होगा यार दोस्त। जैसे आप ये कह सकते हो कि सर पहले ना थेफ्ट, जो चोरी होती थी, वो सिर्फ फिजिकल मानी जाती थी कि अगर आपके घर से कोई गोल्ड चुरा के ले गया या आपके यहाँ से कोई प्रेशियस आइटम चुरा के ले गया। पर अब थेफ्ट का मतलब दोनों होता है। किसी ने अगर आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी भी चुरा ली, किसी ने अगर आपका कोई ऑनलाइन पोस्ट वगैरह भी चुरा लिया, आपकी हैकिंग वगैरह कर ली, तो उसको भी थेफ्ट के अंदर गिना जाता है। क्योंकि अब थेफ्ट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि फिजिकल चोरियां होंगी, अब थेफ्ट का मतलब ऑनलाइन चोरियां भी होती हैं। समझा? इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, ये आप एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास रूल आता है नॉस्टियर ए सिटस। सर नॉस्टियर ए सिटस क्या कहता है? दिस इज सिमिलर टू एसडम जेनरिस एंड सेज दैट general word must be read in light of specific words only. This rule is applicable when two similar sounds are used. यानी कि अगर दो शब्द हैं जो सिमिलर तरीके के साउंड करते हैं, तो भाई हम उनको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? हम उनके आगे आने वाले जो स्पेसिफिक वर्ड्स है उनके बेसिस पे इंटरप्रेट करेंगे। सर एक एग्जांपल देके बताओ ताकि हमें समझ में आ जाए। अच्छा मेरे को बताओ, तुमने ये वर्ड सुना है प्रेजेंट? तुमने ये वर्ड सुना है प्रेजेंट? प्रेजेंट का मतलब बताना क्या होता है? प्रेजेंट शब्द का मतलब क्या होता है? कोई मेरे को फटाक से क्लास में बताएगा?
भाई प्रेजेंट का मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो सर आज, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से पीजिए, है ना आज। और दूसरा होता है गिफ्ट। मम्मी आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हो क्या? गिफ्ट प्रस्तुत है। तो भाई प्रेजेंट का मतलब दो तरीके से हो सकता है। तो ये नियम जो है हमारा नॉस्टियर ए सुटस, वो हमें कहता है कि आपको अगर एक ही वर्ड को रीड करना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको रीड करना पड़ेगा। अगर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ रीड करोगे। सर एसडिम जेनरिस और इस रूल में क्या अंतर है? एसडिम जेनरिस सिर्फ इतनी बात कहता है कि अगर हमें कोई भी वर्ड को, जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करना है जो किसी स्पेसिफिक वर्ड के बाद आ रहा है, कोई स्पेसिफिक वर्ड के बाद आ रहा है, तो भाई हम उसको सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स के साथ ही एसोसिएट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक वर्ड के कैटेगरी के साथ ही या क्लास के साथ ही एसोसिएट करेंगे। जबकि ये नॉस्टियर एसोटिस क्या कहता है कि भैया आपका अगर कोई सिमिलर साउंडिंग वर्ड है जिसके अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में उसको जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है उसके स्पेसिफिक तरीके से रीड करेंगे, उसके बेसिस पे रीड करेंगे। समझा? आगे बढ़ते हैं सर। आगे हमारे पास आता है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल लिबरल इंटरप्रिटेशन। लास्ट इसके अंदर जो आपका सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो है सर स्ट्रिक्ट एंड लिबरल। पहले तो इन वर्ड का मतलब जानो। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? हम उनको, भाई स्ट्रिक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम उसको उसके स्पेसिफिक टर्म्स पे ही पढ़ेंगे। हम कोई भी तरीके से उसको चेंज नहीं करेंगे, हम कोई भी तरीके का नया इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे। जबकि सर लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम उसको आराम से स्ट्रेच फॉर्म में, हम उसको ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, हम उसको आराम से पढ़ेंगे। सर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हमेशा आपके जो पीनल प्रोविजंस होते हैं या फिर ऐसे कोई जो रिग्रेसिव प्रोविजंस हो। सर रिग्रेसिव प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? जो लोगों के ऊपर कोई ड्यूटी डालते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो, कोई भी तरीके से उनके राइट को कर्टेल करते हो, टैक्सेशन हो, उसको हम हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ते हैं। हमेशा जितना लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा का मीनिंग हम कभी भी उसके अंदर ड्रॉ नहीं करेंगे। जबकि सर लिबरल इंटरप्रिटेशन हम हमेशा जो भी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होता है जिसके अंदर भी हम लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात करते हैं, जिसके अंदर भी हम कहते हैं कि हम लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर आपका हमेशा लिबरल इंटरप्रिटेशन लगाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन बना, कोई ऐसा कानून बना रहा हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सकता है, तो सर हमेशा ऐसे कानून को लिबरली रीड किया जाएगा, हमेशा ऐसे रीड किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। और अगर कोई ऐसी चीज है जिससे लोगों के ऊपर ड्यूटी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो हमेशा हम उसको स्ट्रिक्ट फॉर्म में रीड करेंगे। जितना बोला है उतना करो, उससे ज्यादा करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं? दिस रूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रिक्ट एंड रीजनेबल इन कंस्ट्रक्शन। As per this rule, the judge must first apply strict interpretation to every word, and every word must be read in natural and usual sense only. However, if the literal meaning of the word does not make sense, then the word should be used liberally so that reasonable meaning can be given to the word. So, सर दूसरा मीनिंग जो इस थ्योरी का निकलता है, एक तो मैंने आपको बताया जस्ट अभी अभी कि भाई आपके जो रिग्रेसिव लॉज है, जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते हैं, उसको हम हमेशा स्ट्रिक्ट फॉर्म में लिखेंगे, पढ़ेंगे। बाकी चीजों को हम लिबरल फॉर्म में पढ़ेंगे। और सर दूसरा आता है आपका क्या? दूसरा आता है हमारा, बाप रे गला ही दुख गया। और दूसरा आता है हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि पहले हमेशा कोशिश किया जाना चाहिए कि आप लॉ को स्ट्रिक्ट बेसिस पे रीड करेंगे। आप हमेशा लॉ को पहले उसका नेचुरल मीनिंग देंगे, और बाद में अगर नेचुरल मीनिंग देने पे आपको लगता है कि यार उसका मीनिंग तो कुछ और ही निकल रहा है, गलत मीनिंग निकल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या करेंगे? उसको हम लिबरली रीड करेंगे, उसको हम जनरल बेसिस पे रीड करेंगे।
उसको हम रीजनेबल मीनिंग इंटरप्रिटेशन देंगे। समझा? सभी को यहाँ तक समझा? हाँ या ना बोलो। ठीक है बच्चों, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। और दो 2 मिनट के यानी 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट का ब्रेक, पानी वानी पी के आ जाओ। और फिर हम आगे का जो पार्ट है वो शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? वेरियस एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल। ये तो सिंपल ही है, इसमें ज्यादा तुम्हें कठिनाई जाएगी भी नहीं। तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। आई होप तुम्हारी अंदर एनर्जी वापस से आ गई होगी 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या क्या क्या। हमारे पास आता है सर इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सटर्नल एड इन इंटरप्रिटेशन। सर कभी कभी अगर हम किसी समस्या से जूझने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, तो हम कभी कभी अपने आपस के अंदर के एक्सपीरियंसेस को, अपने अंदर के एक्सपीरियंसेस को, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के हम किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी हम लोग बाहर के लोगों की हेल्प लेते हैं, बाहर के लोगों से कंसल्ट करते हैं, ताकि हम जान पाए कि सर किसी सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। बस यहाँ पे भी वही बात की जा रही है। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि अगर हमें इंटरप्रिटेशन करना है, तो सर इंटरप्रिटेशन दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो कानून को इंटरनली ही रीड किया जाए, उसके अंदर जो प्रोविजंस है, उसके अंदर जो टाइटल है, हेडिंग्स है, मार्जिनल नोट्स है, ये सारे पढ़ के हम उसके मीनिंग को समझे। और दूसरा आता है कि सर हम एक्सटर्नल एड्स का इस्तेमाल करें, यानी कि हम एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल किताबें, एक्सटर्नल लॉ को देख के हमारे प्रोविजन को इंटरप्रेट करने का काम करें। यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल एड्स इन इंटरप्रिटेशन। इसमें आता है पहला सर टाइटल। सर हमें टाइटल पढ़ के ही कई बार बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जैसे हम मूवी का भी बात करते हैं, कई बार मूवी का सिर्फ टाइटल देख के हमें समझ आ जाता है कि शायद से मूवी में क्या बात हो रही होगी। अभी जैसे एक मूवी आने वाली है मेरे ख्याल से, एक प्रेम कहानी या अधूरी प्रेम कहानी मान लो। अधूरी प्रेम कहानी सुन के तुम्हें अलग से ही समझ आ जाएगा कि सर अधूरी प्रेम कहानी का मतलब क्या होगा यहाँ पे। सर अधूरी प्रेम कहानी का मतलब होगा कि कोई ना कोई तो प्रेम वेम की स्टोरी होगी, कोई ना कोई तो इसके अंदर लव स्टोरी होगी। तो सर कई बार टाइटल देख के भी हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ जाते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ आपके कानून के यानी कि लॉ के बारे में, तो इंडियन सॉरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ऑब्वियस सी बात है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की बात करेगा। ये हमें इसका टाइटल पढ़ के ही समझ में आ गया। उसके बाद आता है सर प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना लॉ के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो सर कई बार वो इंट्रोडक्शन पढ़ के भी हम उस लॉ के इंटेंट को समझ पाते हैं कि सर इसके अंदर इंटेंट था क्या, इस लॉ को बनाने का पर्पस था क्या, इसका मेन एजेंडा क्या था इस लॉ को बनाने का। तो वो हो जाता है हमारा क्या? प्रियम्बल। उसके बाद आता है सर हमारा हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। कि सर कभी कभी हम लोग किसी हेडिंग को या फिर टाइटल को पढ़ के भी समझ पाते हैं कि उसके अंदर क्या बात की जाने वाली है। जैसे मान लीजिए आईबीसी के अंदर एक चैप्टर है जो कि बात करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि सर यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ डील किया जाएगा। इसके अंदर जो भी प्रोविजंस, जो भी मेथड, जो भी टेक्निक डिस्कस की जाएगी, वो आपके कंपनीज, पार्टनरशिप्स, एलएलपी इन पे नहीं लगेगी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स पे ही लगेगी। तो कई बार हम लोग हेडिंग एंड टाइटल को पढ़ के भी उसके अंदर का मीनिंग समझ सकते हैं। फिर आता है मार्जिनल नोट्स। कभी कभी जब कानून बन रहा होता है ना, जब लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है, जब कानून बन रहा होता है, तो उसके बाजू में ना ऐसा नोट लिख दिया जाता है कि इस कानून का पर्पस क्या है, इस कानून को लाया क्यों जा रहा है, इस कानून को आपको कैसे रीड करना है। तो सर वो मार्जिनल नोट पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि सर कानून के अंदर क्या बात हो रही होगी। आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हो कि इसके अंदर हमें किस बारे में डिस्कशन किया जा रहा होगा। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। आप जानते ही होंगे कि हर कानून के अंदर, हर लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 2 होता है। जानते हो तुम लोग?
सेक्शन नंबर 2 जिसको हम लोग कहते हैं डेफिनेशन क्लॉज। सर ये डेफिनेशन क्लॉज का पर्पस क्या होता है कि इन डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ के आप, या इन डेफिनेशन को पढ़ के आप समझ पाओगे कि इस कानून के अंदर इस स्पेसिफिक वर्ड को क्या मीनिंग दिया गया है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका स्पेसिफिक मीनिंग है। तो भाई इंटरप्रिटेशन क्लॉज यहाँ पे ऐसे आता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज बस हमें इतना कहता है कि भाई आपको सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉज देख के भी समझ आ जाएगा कई बार, बहुत बार, कि सर कानून को किस तरीके से रीड किया जा रहा है। आगे आते हैं प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, कई बार हम लोग सेक्शन के एक्सेप्टेंस देते हैं कि जैसे मान लो मैंने बात की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स, फिर मैंने इसके अंदर एक्सेप्शन डाल दिया कि ओनली इंडियन रेसिडेंट्स, ओनली इंडियन रेसिडेंट्स। तो सर ये क्या हो गया हमारा प्रोवाइजो, ये क्या हो गया हमारा बच्चों प्रोवाइजो। तो प्रोवाइजो क्या बात करता है, प्रोवाइजो इंश्योर करता है कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के एक्सेप्शन के बारे में भी, तो सॉरी, आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के एक्सेप्शन के बारे में भी पता रहे कि ये सेक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे कानून जैसे आईपीसी, अगर आप कभी भी आईपीसी पढ़ेंगे या भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, अब तो भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है उसको, तो भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर अलग से इलस्ट्रेशन दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं कि भाई मान लीजिए अगर ए ने बी के घर में जाके कोई भी ब्रेकिंग की है, ग्लास ब्रेकिंग की है, हाउस ब्रेकिंग की है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम ट्रेस पास मानेंगे। क्या मानेंगे, ट्रेस पास मानेंगे। ऐसा करके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। तो कहीं पे इलस्ट्रेशन है या फिर एक्सप्लेनेशन है, तो वो भी आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए कि प्रोविजन या फिर कानून किस तरीके से चलेगा या किस तरीके से फंक्शन करेगा। और लास्ट आता है शेड्यूल। सर अगर हमें कोई भी लिस्ट वगैरह बतानी है, कोई भी प्रोसीजर वगैरह बताना है, तो हम उसको सेक्शन में नहीं बता सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंशन एवरीथिंग इन द सेक्शन। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई लिस्ट देखनी है या फिर आपको कोई प्रोसीजर देखना है, तो आप शेड्यूल में चले जाना। शेड्यूल आपके एक्ट के लास्ट में लगाया जाता है और एक्ट के लास्ट में वो सारी डिटेल में आपको चीजें बता देते हैं। तो सेक्शन में ना लिख के हम लोग डिटेल कई बार कहाँ पे लिखते हैं, शेड्यूल में लिखते हैं। जिन बच्चों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि शेड्यूल नंबर 7 जो है, शेड्यूल नंबर 7 के अंदर हमने कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट लिखी है। सर लिखने को तो हम लोग डायरेक्टली आर्टिकल में ही लिख देते हैं, अलग से लिस्ट क्यों बनाई, क्योंकि हर चीज हम आर्टिकल में नहीं लिख सकते, वो बहुत ही ज्यादा बल्कि हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा और इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्टी जाएगी। इसलिए हमने अलग से शेड्यूल बना के चीजें लिख दी। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है ये सारी चीजें। समझ में आया क्या। सर मार्जिनल नोट समझा दो। बच्चे मार्जिनल नोट क्या होते हैं ना, जब भी हमारा कानून बन रहा होता है, जब भी वो बिल के फॉर्म में होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के पास जाने के बाद ना उसके बगल में, जैसे मान लो ये सेक्शन लिखा है, यहाँ पे सेक्शन लिखा है, तो यहाँ पे ना एक बाजू में ऐसा नोट बना दिया जाता है कि इसका पर्पस क्या है, इससे पहले क्या होता था, इसके अंदर क्या बातें की गई है। इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल नोट। क्या कहते हैं, मार्जिनल। सर मार्जिनल नोट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको मार्जिन में लिखा जाता है। ये आपका एक्ट होता है, ये आपका मार्जिन, इसलिए इसको मार्जिनल नोट कहते हैं। तो ये एक्चुअल कानून में नहीं आ पाता है, पर जो आपका बिल के फॉर्म में जब वो कानून होता है, जब वो बन रहा होता है, तब मार्जिनल नोट्स के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है सर, एक बार प्रोवाइजो शॉर्ट में बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे यार। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। अगर किसी भी लॉ का एक्सेप्शन आपको जानना है कि सर ये लॉ किस पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका प्रोवाइजो आप चेक कर लीजिएगा। प्रोवाइजो में एक्सेप्शन लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईबीसी के अंदर मैंने कहा, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि सेक्शन 59 कह रहा है, मान लो कि सेक्शन 59 कहता होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल, उसके नीचे एक प्रोवाइजो आ जाएगा that nothing in this provision shall be applicable on नॉन रेसिडेंट्स। यानी कि इसमें लिखी गई कोई भी बात आपके नॉन रेसिडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी।
ये क्या होता है बच्चों हमारा, इसको ही हम लोग कहते हैं प्रोवाइजो। क्या कहते हैं? प्रोवाइजो। समझा तमन्ना? ठीक है सर। इसके बाद आते हैं हमारे एक्सटर्नल एड्स इन इंटरप्रिटेशन। ये भी बहुत सिंपल है सर। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, जस्ट इन केस आपको दिक्कत जा रही है, वर्ड नहीं समझ आ रहा, तो आप क्या करते हो, उसको गूगल करते हो, और फिर गूगल आपके सामने क्या लाके रख देता है? डिक्शनरी। तो सर सबसे पहले चीज तो जो हमारे पास आती है वो क्या है? डिक्शनरी। कि सर कई बार अगर आपको वर्ड समझने में डिफिकल्टी आ रही है तो कोई बात नहीं, आप डिक्शनरी खोल के देख लेना, आपको डिक्शनरी में समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। सर डिक्शनरी से भी हमें समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, आप दूसरे लॉ देख लो। अगर दूसरे लॉ में उसका कोई डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है तो दूसरे लॉ की डेफिनेशन को भी आप पिक कर सकते हो। दूसरे लॉ में कोई डेफिनेशन गिवन है, दूसरे लॉ में कोई बात गिवन है, तो उसके बेसिस पे भी आप अपने जो करंट लॉ है उसको रीड कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। इसके अलावा सर कानून को बनाते समय ना कई बार बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती है। जैसे आप लोग जानते होंगे, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि जब हम कंपनी लॉ बना रहे थे तो कंपनी लॉ बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी। जैसे आपने पढ़ा होगा, ओपी वैश कमेटी थी, कंपनी लॉ कमेटी थी, आपकी और क्या नाम थी यार, भाभा कमेटी थी, आई थिंक सो भाभा कमेटी थी, इराडी कमेटी थी, ईरानी कमेटी थी। भाई ये ऐसे करके आपकी अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। तो भाई आप इन कमिटीज की रिपोर्ट को भी ले सकते हो कंसिडरेशन में किसी प्रोविजन को समझने के लिए। अगर आपको किसी प्रोविजन में डिफिकल्टी है तो आप इसको ले सकते हो और इसके बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। अगली चीज आती है हमारे पास पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। सर कोई भी कानून बनाने के टाइम पे ना पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। तो वो जो डिस्कशन और डिबेट है उसके बेसिस पे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा था या क्या बोला जाना चाह रहा था। जैसे ऐसा कई बार बोला जाता है, कई बार बोला जाता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो सर हमारे अलग अलग प्रोविजंस पे ना बड़ी डिबेट हुई थी। इनफैक्ट ये भी डिबेट हुई थी कि क्या हमें इंडिया को सेक्युलर बनाना चाहिए या फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। जैसे अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखेंगे तो दे आर इस्लामिक स्टेट्स। तो क्या हमें इंडिया को भी हिंदू राष्ट्र बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो सर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के बेसिस पे हमें समझ में आ सकता है कि कोई भी लॉ के अंदर क्या डिबेट हुई है, क्या डिस्कशन हुई है, और उसके बेसिस पे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और सर अगर आपको कोई कंटेम्प्ररी यानी करंट में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, अगर वो समझना है तो आप फॉरेन डिसीजंस देख लो। कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं है, फॉरेन डिसीजंस के बेसिस पे भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। फॉरेन डिसीजंस जब आप पढ़ोगे तो फॉरेन डिसीजंस के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल सिनेरियोज में इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। समझा? तो सर अलग अलग कौन से मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं हमारे सामने? पहला आ रहा है हमारे सामने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, कि हम पार्लियामेंट के हिस्ट्री को देख के समझ सकते हैं कि सर इसके अंदर हमें कितने तरीके के क्या डिबेट हुई है, क्या डिस्कशन हुई है, किस चीज को एक्सेप्ट किया गया, किस चीज को रिजेक्ट किया गया, किस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट किया गया, किस इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट किया गया। अगली चीज जो आती है वो आती है क्या? रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज, कि जो लॉ बनाने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाती है उसको भी आप पढ़ सकते हो, उससे भी आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। आप चाहो तो दूसरे कानून को भी रीड कर सकते हो, उससे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। डिक्शनरीज, आप डिक्शनरी भी पढ़ सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, यानी वर्ड्स के मीनिंग को निकाल के आप देख सकते हो डिक्शनरी में उसका मतलब क्या दिया गया है। और लास्ट, अगर आपको किसी चीज पे इंटरप्रिटेशन चाहिए तो आप कंटेम्प्ररी लॉ देखने के लिए फॉरेन डिसीजंस का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स में कई बार यूएस के जजमेंट, यूके के जजमेंट को रेफर करते हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर होता है तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिसेस वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, और इसलिए हम लोग यूएस, यूके, आपका क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड, इनकी हम लोग जो प्रैक्टिसेस हैं उनको देखते हैं। समझ में आया? सर स्टैट्यूट और लॉ में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, स्टैट्यूट और लॉ सेम चीज होती है, स्टैट्यूट और एक्ट सेम चीज है।
कोई डिफरेंस नहीं है। जल्दी से बताओ, इतना सभी को समझ में आया? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? क्या हम सभी लोग एक साथ हैं? ठीक है सर, अगला आता है, ये तो लप्पू सी चीज है। सर किसी भी लॉ यानी जो जजमेंट होता है उसका साइटेशन कैसे होता है? यानी हम लोग जानते हैं आज की डेट में अलग अलग आपके सामने ना रिसर्च टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू आप जजमेंट्स को ढूंढ सकते हो, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप उनको कोट कर सकते हो। तो जैसे एसटीसी करके एक पब्लिशर है बहुत बड़ा, उसके साइटेशंस रखे जाते हैं। सर ये यूनिक नंबरिंग का मेथड होता है, ताकि कोई भी दो सिमिलर साउंड करने वाले जजमेंट्स आपको सेम ना मिले। आपको उनका पता हो कि ये जजमेंट अलग है, ये जजमेंट अलग है। तो उनको एक यूनिक नंबरिंग दी जाती है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटेशन। सर साइटेशन कैसे दिया जाता है, तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, उसके बाद जिस भी वॉल्यूम में वो पब्लिश हुआ था, यानी पब्लिशर अलग अलग वॉल्यूम्स निकालते हैं, तो जिस भी वॉल्यूम में वो पब्लिश हुआ था, ये सब फिजिकली पब्लिश होता है भाई मेरे। वर्चुअली तो अब आ गया है, पर पहले फिजिकली ही पब्लिश होता था। तो वर्चुअल के लिए वॉल्यूम नंबर, पब्लिशर का नाम, उसके बाद उसका रेलेवेंट पेज नंबर, जो भी उस किताब का रेलेवेंट पेज नंबर जहां से भी वो चालू हो रहा होगा, और लास्ट में आता है कोड। तो अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, 2002-5 SCC 200 SC। और जैसे ही मैं ये इनके पोर्टल पे जाके डालूंगा, इनकी वेबसाइट पे जाके डालूंगा, तो इस साइटेशन का जो भी जजमेंट होगा वो मेरे सामने खुल जाएगा, क्योंकि ये यूनिक नंबरिंग होती है। ठीक है, तो साइटेशन तो नॉर्मल सी चीज है, इसमें तो क्या ही पूछेंगे। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है बच्चों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वैसे तो आ जाते हैं समझ में, पर हाँ कंफ्यूजन का चांसेस बना होता है। तो इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनना। वैसे तो तुम लोग सुन ही रहे हो, पर फिर भी ध्यान से सुनना। और ऑनलाइन प्लीज यार, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर जाना, और अच्छे अच्छे कमेंट ही डालना। ना भी पसंद आए तो अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर कुछ भी है तो आप वो भी लिखना। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट रिगार्ड। ठीक है सर, आगे आता है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। सर कानून जो होता है, कोई भी तरीके का जो लॉ होता है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बैक डेट से, और प्रोस्पेक्टिवली यानी कि फ्रंट डेट से, आने वाली डेट से, फ्यूचर वाली डेट से एप्लीकेबल हो सकता है। हम लोग कहते हैं कि सर जब भी कोई भी तरीके का नया राइट या फिर लाइबिलिटी अराइज होगा, कोई भी नया तरीके का राइट या फिर लाइबिलिटी अराइज होगा, तो वो हमेशा यूजुअली प्रोस्पेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल होता है। हाउएवर अगर लॉ क्लियर बेसिस पे बताता है, अगर लॉ क्लियर बेसिस पे बताता है कि लॉ को हम लोग पास्ट बेस पे एप्लीकेबल करेंगे, हम लोग प्रीवियस डेट से एप्लीकेबल करेंगे, देन वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पे भी लग सकता है। सर नहीं समझ आया, वापस से बताइए, ध्यान से सुनो। हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी कानून है जो नया राइट या फिर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो हमेशा आपका मोस्ट प्रोबेबली केसेस में प्रोस्पेक्टिव नेचर का होता है। प्रोस्पेक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि वो फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल होगा। परंतु अगर लॉ आपको स्पेसिफिक बेसिस पे कह देता है, लॉ अगर आपको स्पेसिफिक बेसिस पे कह देता है कि नहीं, हम तो कोई बैक डेट से एप्लीकेबल करेंगे, देन वो जो लॉ है वो कैसा बन जाता है? वो बन जाता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर यानी बैक डेट से एप्लीकेबल हो जाता है। ऑल्सो एक चीज याद रखना, अगर कोई चीज ऑलरेडी लिखी गई थी, बस उसका प्रोसीजर चेंज किया गया है, उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसमें कोई हेर फेर की गई है, देन इन सच अ केस, ओनली इन सच अ केस, उसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव मानते हैं। सर अगर कोई नया राइट या लाइबिलिटी अराइज हो रहा है, तो वो हमेशा कैसा माना जाएगा? प्रोस्पेक्टिव, अनलेस
लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दे रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में, और प्रोसीजर हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली रीड किया जाता है अनलेस प्रोवाइडेड प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। और लास्ट चीज याद रखेंगे सभी लोग कि जो भी क्रिमिनल लॉ होंगे जिसमें भी आपका फाइन वगैरह लगेगा या फिर पनिशमेंट होगी, वो ऑलवेज ऑलवेज याद रखना भाई, ऑलवेज ऑलवेज कैसे होंगे, हमेशा आपके प्रोस्पेक्टिव नेचर के होंगे। सर ऐसा क्यों? आर्टिकल नंबर 20 ये बोलता है कि क्रिमिनल लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव नेचर के ही हो सकते हैं। ये आर्टिकल 20 के अंदर लिखा है, अगर तुम्हें याद हो तो भाई क्रिमिनल लॉज आर ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अगर कोई कानून है जो राइट या लाइबिलिटी अराइज कर रहा है तो उसको हम प्रोस्पेक्टिव मानेंगे अनलेस रेट्रोस्पेक्टिव लिखा गया हो कानून के अंदर, और जो प्रोसीजरल लॉ है उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव मानेंगे अनलेस लिखा गया हो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। समझा? हाँ या ना बोलो। अरे बोल दो, अरे बोल दो, अरे हाँ जी, अरे ना जी, अरे क्यों जी। ठीक है, समझ आ गया मेरे बच्चों को, दैट इज नाइस, वेरी गुड। आगे आता है सर हमारे पास, सर प्रोसीजर वाले में लॉजिक क्या है? प्रोसीजर वाले का बस लॉजिक इतना है कि आपको मेन कानून तो पता ही था ना, हमने तो सिर्फ प्रोसीजर बदला है, मेन कानून तो आपको पता ही था, जो भी राइट एंड लाइबिलिटीज थी वो तो आपको पता ही था, हमने तो सिर्फ उस तक अचीव करने का प्रोसीजर बदल दिया। तो इसके कारण से जो प्रोसीजर है वो बैक डेट से एप्लीकेबल माना जाता है, जिस दिन से वो मेन कानून एप्लीकेबल हुआ है उसी दिन से हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, चलो। अभी ना इसके रिस्पेक्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट भी आया है, अब तुम लोगों को तो ये नहीं पढ़ाया जाता, पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जजमेंट आया है, मिनरल्स पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, इसके ऊपर केस हुआ था कि सर आपके मिनरल एक्सट्रैक्शन के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसके ऊपर एक केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मिनरल एक्सट्रैक्शन पे आपका हमेशा हमेशा जीएसटी लगेगा, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से एप्लीकेबल किया था। और अब कंपनियों की वाट लग चुकी है कि सर हम इतना करोड़ों का जीएसटी कैसे देंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतना करोड़ों का जीएसटी दे पाए। सरकार भी इस बात को मान चुकी है, सरकार भी कह रही है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है कि कंपनियां इतने अरबों खरबों का जीएसटी हमें दे दे। जीएसटी 2017 में आया है, 17 में, और आप कह रहे हो कि 2017 से हम जीएसटी में जितना भी आपने मिनरल्स निकाले उस पर जीएसटी पे करें। सर कैसे होगा? मोर देन सर 3 + 4 ईयर्स, 7 ईयर्स गुजर चुके हैं, 7 साल में 25-50 हजार करोड़ का जीएसटी बन चुका है, सर कैसे एप्लीकेबल करेंगे? तो कई बार रेट्रोस्पेक्टिव लॉ भी लगा दिया जाता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है। समझा सभी को? आई होप ये समझा होगा। हाँ या ना बोल दो। ठीक है भाई, आगे आता है हमारे पास क्या, आगे आता है हमारे पास क्या, आगे आता है हमारे पास यूज ऑफ मे एंड शैल, कि सर शब्द मे और शब्द शैल का मतलब क्या होगा यहाँ पे। मे और शैल का मीनिंग ना अलग अलग निकाला जाता है, अलग अलग इसके वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, अलग अलग तरीके से इनको रीड किया जाता है। मे का मतलब होता है कि जो भी कंडीशन लिखी गई है वो कंपलसरी नहीं है। मे का मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन लिखी गई है वो कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं मे का मतलब क्या होता है, कंडीशन कंपलसरी नहीं है, जबकि शैल का मतलब होता है कि कंडीशन कंपलसरी है। तो जब भी आप कहीं पे भी मे शब्द देखें तो उसका मतलब क्या होगा कि इट इज नॉट कंपलसरी, और शैल का मतलब क्या होगा, इट इज कंपलसरी कंडीशन। तो सर हम यहाँ पे कंपलसरी एंड क्या कहेंगे उसको, नॉन कंपलसरी कंडीशंस की बात करते हैं। और तो और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सर कुछ केसेस के अंदर जहां पे गवर्नमेंट को लगता है, सॉरी, जहां पे कोर्ट को लगता है कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने शैल वर्ड को गलत तरीके से यूज किया है, यहाँ पे तो मे वर्ड आना चाहिए, तो वहां पे वो शैल को एज मे भी रीड करने लग जाते हैं। यानी सर भले ही लॉ के अंदर शैल लिखा हो, उसको रीड किया जाएगा एज मे। और सर ये किस केस में होता है? मोस्टली इन द केस ऑफ बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस।
सर बेनिफिशियल लेजिस्लेशन कौन से होते हैं? ऐसे लेजिस्लेशन जो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस। तो सर बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस में मोस्टली शैल को मे की तरह रीड कर लिया जाता है। सर एक एग्जांपल देके बताओ ना, जैसे कि पेंशन। सर पेंशन के केस में ना मोस्टली मोस्टली शैल को मे की तरह ही रीड किया जाता है, कि अगर मान लो कहीं कंडीशन लिखी है कि द एप्लीकेंट नीड टू सबमिट शैल सबमिट एन एप्लीकेशन बाय 15th ऑफ जनवरी, और किसी ने 16 जनवरी तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, तो पता है यहाँ पे कोर्ट क्या कहेगा कि अरे आप इसको शैल मत रीड करो, मे रीड कर लो। एक दो दिन का अगर मिस्टेक हो भी जाता है ना तो कोई बात नहीं, बच्चा है, अपना ही बच्चा है, माफ कर दो, इतना ज्यादा मत सोचो। तो जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होते हैं जहाँ पे लोगों के बेनिफिट के लिए बात की जाती है, वहां पे मोस्टली मोस्टली आपके जो कानून होते हैं उनको हम लोग कैसे रीड करते हैं? उनको हम लोग शैल, है ना। चलो सर अगली चीज जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो क्या चीज है? वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड और। सर एंड और यानी अब मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूं मेरे को नहीं पता। एंड और ये दो वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन कई बार गलत निकाला जाता है। सर एंड का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी कंडीशंस गिवन है वो सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मान लो चार कंडीशंस लिखी गई है तो चारों की चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहते हैं? एंड। और का मतलब क्या होता है कि चारों में से कोई भी, या फिर चारों में से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भी हम उसको काउंट कर लेंगे। तो एंड का मतलब होता है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड और का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमें चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारे सीएस के पेपर में एंड की कंडीशन है, और की कंडीशन है। तुम्हारे सीएस के पेपर में एंड की कंडीशन है कि भाई तुम्हारे जितने भी चार पेपर है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड, सर ये सारे के सारे पास होने चाहिए, तभी हम तुम्हें सीएस एग्जीक्यूटिव से आगे बढ़ा के प्रोफेशनल करेंगे, और प्रोफेशनल से आगे बढ़ा के सीएस का दर्जा देंगे। एंड की कंडीशन है। ऐसा नहीं है या फिर ये पास कर लो, या फिर ये पास कर लो, या फिर ये पास कर लो, नहीं। आपको चारों पास करने पड़ेंगे तभी हम तुम्हें सीएस का दर्जा देंगे। हाँ या ना बोलो। तो भाई एंड का मतलब क्या होता है? जब आपके पास दोनों कंडीशंस आपको एप्लीकेबल करनी है तो एंड होता है। और अगर सेपरेटली आपको रीड करना है, यानी कि दो कंडीशंस को आपको अलग अलग तरीके से रीड करना है, तो भाई उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? और यूज करते हैं। ठीक है सर, हमें ये भी समझ आ गया, इसके अंदर तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक दो चीजें और देख लेते हैं ताकि हमारा ये भी कंप्लीट हो जाए। सर डीमिंग प्रोविजन, डीमिंग प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डीमिंग प्रोविजन? कि सर डीमिंग प्रोविजन का मतलब क्या होता है? सर डीमिंग प्रोविजन का मतलब क्या होता है? डीमिंग का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। सर डीमिंग का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? डीमिंग प्रोविजन। सर डीमिंग प्रोविजन का मतलब होता है कि एक बार अगर मैंने बोल दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो एक डायलॉग है ना, सलमान खान का है, किसका है? कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बस वही होता है डीमिंग प्रोविजन, कि तुम मानो या ना मानो, तुम्हें इसको मानना ही पड़ेगा। तुम हंस हंस के मानो या रो रो के मानो, तुम्हें इसको मानना ही पड़ेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डीमिंग प्रोविजन। तो हम कहते हैं कि कहीं पे भी अगर डीमिंग प्रोविजन लगाया गया है, अगर कहीं पे भी डीमिंग प्रोविजन लिखा गया है, तो उसका मतलब होता है कि इट इज अ कंपल्सरी कंडीशन। क्या होता है सर? इट इज अ कंपल्सरी कंडीशन। और कंपल्सरी कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। आपको उसको कंपल्सरी बेसिस पे ट्रीट करना पड़ेगा, आपको उसको मानना पड़ेगा। सर आप मेरे चैट्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? चारू तेरे चैट्स आए नहीं मेरे पास कोई। अच्छा अब आए हैं, सॉरी सॉरी। ये सर बल जल्दी से हो जाए क्लियर। क्या क्लियर करना है, एग्जाम या?
वो है अज्यूमिंग समथिंग। नहीं, अज्यूमिंग नहीं होता है बच्चे। डीमिंग प्रोविजन का मतलब होता है, डीमिंग प्रोविजन का मतलब होता है समथिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, ठीक। तो भाई डीमिंग प्रोविजंस आर ऑलवेज कंपलसरी प्रोविजंस, जो आपको मानना ही पड़ेगा, आप उसको कोई भी तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते। डीमिंग प्रोविजंस ना यूजुअली ऐसे चालू होते हैं, इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग, notwithstanding anything mentioned, anything mentioned in this act or any other act for the time being, और फिर ये आगे जाता है, और फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ये होता है आपका क्या, डीमिंग प्रोविजन। ये क्या कहलाता है बच्चों, डीमिंग प्रोविजन। तो भाई डीमिंग प्रोविजन आपका क्या होता है, कंपलसरी कंडीशन होता है जिसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ता ही है। आगे आता है सर रिपग्नेंसी विद अदर लॉज। रिपग्नेंसी का मतलब क्या होता है, अगर दो कानूनों के बीच में लड़ाई हो जाए, सर लड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों कानून में पहले तो सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे यार प्यार कर लो, क्यूटी पाई कर लो, ऐसे लड़ना नहीं है। पर सर अगर लड़ने का कोई चांस ही नहीं है कि कम हो पाएगा, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रही है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं जो ज्यादा स्पेसिफिक लॉ है, जो ज्यादा किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, स्पेसिफिक लॉ के बारे में बात करता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसको एग्री कर जाएंगे, और वो ही आपका एप्लीकेबल होगा। यानी सर क्या ये हमारा ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ की तरह होता है? द आंसर इज यस। ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ की तरह ही रीड किया जाता है। समझा? हाँ ये ना बोल दो, समझा? भाई ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ और तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है। पंगे पड़ जाएंगे नहीं तो। नहीं तो ये जो अपनी रिवीजन सेशन चल रहे हैं, रिवीजन सीरीज चल रही है, वो बेकार एकदम जीरो हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ये मत करना यार। आ रहा है ना समझ में? ठीक है भाई, चलो अच्छा है। सर आगे हमारे पास क्या चीज आती है, आगे आता है हमारे पास सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। याद है अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि बेनिफिशियल लेजिस्लेचर्स होते हैं, बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस होते हैं। सर बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस का मतलब क्या होता है? थैंक यू चारू। बेनिफिशियल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे कानून जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जितने भी आपके बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होंगे, हमेशा उनको आपको लिबरली ही रीड करना है। उनको हमेशा कैसे रीड करना है? लिबरल बेसिस पे रीड करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके, मैक्सिमम लोगों को आप बेनिफिट प्रोवाइड कर पाओ। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेके रखा है लेबर वेलफेयर एक्ट का। भाई अगर कोई भी तरीके का लेबर वेलफेयर एक्ट बनाया जाता है, जैसे हमारे देश में आज की डेट में एप्लीकेबल है, तो उसको आपको हमेशा कैसे रीड करना है? ज्यादा से ज्यादा लिबरल बेसिस पे रीड करना है, कि ज्यादा से ज्यादा लेबर्स का बेनिफिट हो सके। सर लेबर्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स नहीं। यहाँ पे लेबर्स का मतलब आपका वर्कर्स या फिर दूसरे मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, ये सबसे भी इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा। और हम लोग कहते हैं कि आपको कोशिश करना है कि आप उनको बेहतरीन तरीके से, कैसे बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्शन वगैरह या बेनिफिट जो भी आप देना चाहते हैं वो दे पाए। ये आपका क्या होता है? सोशली बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। हाँ या ना बोलो? हो। आगे आता है सर इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल स्टैट्यूट या फिर टैक्सिंग, सॉरी फिजिकल टैक्सिंग पीनल स्टैट्यूट। सर हम लोग कहते हैं अगर कोई भी तरीके का आपका कानून है जो कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कंडीशन डाल रहा है, कोई भी पीनल कंडीशन लगाई जा रही है, फिजिकल कंडीशन लगाई जा रही है,
तो सर ऐसे सिचुएशन में यह चार्जर कहाँ गया? हाँ, तो भैया ऐसे सिचुएशन में उसका इंटरप्रिटेशन एकदम स्ट्रिक्ट बेसिस पे किया जाएगा। जितना लिखा है सिर्फ हम उतना ही रीड करेंगे, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। हम कुछ भी इसके अंदर रीड नहीं करेंगे। सर मसाले अगर सही तरीके से डले ना तो ही मजा आता है। अगर थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो जाए, मिर्ची ज्यादा हो जाए, शक्कर ज्यादा हो जाए, एकदम स्वाद खराब हो जाता है। यहाँ पे बस वही कहा जा रहा है कि जितना लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ो। ज्यादा अपना दिमाग लगा के बेमतलब का पढ़ाई करने की सेंस मत बनाओ। जितना लिखा है बस उतना समझ लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ऐसा कौन कह रहा है? ये सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कह रहा है। ये इंटरप्रिटेशन कह रहा है कि फिजिकल स्टैट्यूट, टैक्सिंग स्टैट्यूट एंड पीनल स्टैट्यूट को आपको हमेशा स्ट्रिक्ट बेसिस पे ही पढ़ना है। इसके अंदर जो भी चीजें लिखी है उसके बेसिस पे ही पढ़ना है। कभी अगर डिफिकल्टी आए भी तो आपको लिबरल सेंस में इसको इंटरप्रेट नहीं करना है। ठीक है। Proof। सर अगला डॉक्ट्रिन आता है हमारा क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटैंशियल कंप्लायंस। सर डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटैंशियल कंप्लायंस कहता है कि अगर किसी कानून का बेनिफिट उठाने के लिए, अगर किसी कानून का बेनिफिट उठाने के लिए किसी व्यक्ति ने सब्सटैंशियल काम कर दिया, यानी कि उसने ऑलमोस्ट सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, शायद से एक आधी कंडीशन ही रह गई जो इतनी ज्यादा नेसेसरी थी भी नहीं, तो सर ऐसे सिचुएशन में हम उसको माफ कर देंगे और उसको उस स्टैट्यूट का बेनिफिट दिया जाएगा। सर एक एग्जांपल दे दो। मान लो लाडली बहना योजना में ये लिखा था कि अगर आपको लाडली बहना योजना का फायदा उठाना है तो हर पेज पे सिग्नेचर होना चाहिए, एप्लीकेशन के हर पेज पे सिग्नेचर होना चाहिए। अब भाई हमारी बहना ने सिग्नेचर तो मार दिया, बस एक पेज पे रह गया सिग्नेचर मारना, बाकी हर जगह सिग्नेचर मार दिया, सिर्फ एक पेज पे रह गया। तो सर इतनी छोटी सी बात पे क्या हम उसका जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है उसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। हम उसके इस बेनिफिशियल लेजिस्लेशन को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसने सब्सटैंशियली सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी उनको सेटिस्फाई कर लिया था। तो अगर कोई भी कंडीशन ऐसी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं वाली है, और आप वो नहीं कर पाते हो ड्यू टू एनी जेन्युइन रीजन, तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको माफ कर देंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। आपने क्योंकि सब्सटैंशियल कंप्लायंस किया है तो आपको माफ कर दिया जाएगा। अगला आता है सर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर अगर ये तो तुम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर भी पढ़ के आते हो, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि सर अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना, कि सर अब परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरीके से अगर हमारा कोई कानून है जिसके अंदर कोई कंडीशन गिवन है, सर अब पॉसिबल ही नहीं है कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाए, पॉसिबल ही नहीं है, तो सर ऐसे सिचुएशन में वो कंडीशन ऑटोमेटिकली वेव ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है? वो कंडीशन ऑटोमेटिकली वेव ऑफ हो जाती है। सर एक एग्जांपल दे दो। जैसे मान लो एक कंडीशन लिखी हुई थी लॉ के अंदर, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एक कंडीशन लिखी हुई थी लॉ के अंदर कि आपको एप्लीकेशन के साथ साथ एक आना देना पड़ेगा, एक आना। सर आज की डेट में एक आना मिलना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है सर। एक आना आप ढूंढना चले जाओगे, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा एक आना होता क्या है। पैसे का जो वर्जन होता है ना उसको हम आना कहते हैं। तो भाई आज की डेट में वो मिलता ही नहीं है। तो अगर आपने 1 रुपए भी दे दिया तो चलेगा, कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि सर अगर ऐसी कोई चीज है जो कि अब इम्पॉसिबल हो गई है परफॉर्म करना, पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई ऐसे सिचुएशन में वो कभी भी आपकी कंपलसरी कंडीशन नहीं बन सकती। उसका वेवर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, वो कंडीशन ऑटोमेटिकली वेव ऑफ कर दी जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। उफ, चलो लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं। लास्ट 2 टॉपिक्स, पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रीडिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
सर ये आपका लास्ट टॉपिक है किताब का, और ये कहता है कि आप जब भी कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो सर कंपनीज एक्ट को आप किस तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे वो बताया गया है। सर यहाँ पे बोला जा रहा है, आओ देखते हैं। कंपनीज एक्ट इज अ सब्सटैंटिव एंड एक्सटेंसिव लॉ that provides for procedure, rights, duties, liabilities and obligation of any person and company. However, when any provision of a company law is to be interpreted, it is important that it is read along with, कि अगर आपको कंपनी लॉ के किसी प्रोविजन को रीड करना है तो आपको कैसे रीड करना होगा, वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया गया है। सर क्या बताया गया है देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है that various rules formed under the Companies Act must be read together. आपके जो भी अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं उनको आप रीड करेंगे। साथ ही साथ में अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो आप सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी देखोगे। सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी आप अपना लॉ बनाओगे। जो टाइम टू टाइम बेसिस पे आपके सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशंस इशू किए जाते हैं उनको भी आप रीड करोगे और उनके बेसिस पे भी आप इंटरप्रिटेशन निकालोगे। और लास्ट चीज, जो लास्ट में शेड्यूल मेंशंस है, जो भी लास्ट में शेड्यूल लिखे गए हैं जिनके अंदर कुछ कंडीशन गिवन है, आप उसको भी रीड करोगे, आप उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे लास्ट में बोला जाता है कि जब भी आपको कोई सेक्शन पढ़ना है कंपनीज एक्ट का तो कोशिश कीजिए कि आप उसका होलिस्टिक व्यू लें, यानी कि कंप्लीट व्यू लें, कंप्लीट बेसिस पे उसको आप अंडरस्टैंड करें। सर इसके अंदर एग्जांपल भी एक दिया गया है, जैसे कि अगर आपको सेक्शन 135 ऑफ एक्ट कंपनीज एक्ट रीड करना है जो कि सीएसआर के बारे में बात करता है, तो सर कंपनीज एक्ट सीएसआर की कुछ कंडीशन बताती है और लिस्टेड कंपनीज अपने लिए जो सेबी के रेगुलेशन है वो कुछ और कंडीशंस एक्स्ट्रा आपको बताई जाती है। तो अगर आपको सीएसआर डिटरमाइन करना है तो आपको हमेशा कैसे रीड करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा अलोंग विथ योर आईसीडीआर, एलओडीआर एंड अदर रेगुलेशंस। तभी आप समझ पाओगे कि किसी प्रोविजन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। समझा? हाँ या ना बोलो, समझा? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कि एक्सप्लेन हाउ टू इंटरप्रेट कंपनीज एक्ट, तो आपको इसी तरीके से लिख के आना है कि सर हमें अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ना पड़ेगा, हमें जो टाइम टू टाइम बेसिस पे सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, हमें जो अलग अलग रूल्स फॉर्म किए जाते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में सर हमें और क्या पढ़ना पड़ेगा, जो एमसीए वगैरह से रिलेटेड रूल्स वगैरह आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, सेबी के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम प्रॉपर तरीके से कंपनीज एक्ट को इंटरप्रेट कर पाएंगे। और सर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक, हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है आई थिंक सो। ये जो की वर्ड्स इसके अंदर दिए गए हैं ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपसे ना पूछे जाएंगे ना आने चाहिए। अच्छा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हम पढ़ चुके हैं पहले भी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट सारे के सारे कानून नहीं बना सकता, इसलिए वो कुछ कानून अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। जैसे उन्होंने कंपनीज एक्ट बनाया और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड रूल्स आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाती है। हमने भारतीय न्याय संहिता बनाया, उससे रिलेटेड रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाती है। हमने आपका सिक्योरिटीज लॉ बनाया, उससे रिलेटेड लॉ आपका सेबी बनाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। भाई यहाँ पे आपके पास दिया गया है, आप देख सकते हो कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप कैसे रीड करोगे, कि सर पहले तो आप एक्ट को समझिए, स्टैट्यूट लॉ, शेड्यूल्स, उसके अंदर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैंने आपको अभी बताया कि भाई जो भी रूल्स वगैरह बने हैं उसको भी आप पढ़िए। साथ ही साथ में जो अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन रूल्स वगैरह इशू किए जा रहे हैं, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए।
साथ ही साथ में सर वो आपको कह रहे हैं कि सेबी से रिलेटेड भी अगर कोई कानून आ रहा है तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ सेबी से रिलेटेड कहीं तो लिखा था, कहाँ गया यार सर। चलो अभी तो नहीं दिख रहा, पर हाँ वो भी ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद सर आपको बताया गया है यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। प्रोवाइजो को हम कैसे रीड करते हैं हम जानते ही हैं। प्रोवाइजो एक तरीके का एक्सेप्शन होता है, तो हमें उस तरीके से पढ़ना होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, ये आपका क्या होता है, एक तरीके का प्रोवाइजो ही होता है। सर नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ। तो भाई अगर कुछ भी लिखा है तो भूल जाओ और इस बात पे ध्यान दो, इसका मतलब ये होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड का मतलब क्या होता है, जो भी तुमने पहले पढ़ा वो भूल जाओ, इस बात पे ध्यान दो। ये हिंदी में मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडिंग का। तो ये क्या होता है आपका, एक प्रोवाइजो या फिर एक्सेप्शन। आगे क्या लिखा है भाई इन्होंने, दिस इज टू से, दिस इज टू से का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन अगर कहीं पे भी दिया है तो हम उसको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो डेफिनेशन है या ये जो मीनिंग है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर या फिर इसी डेफिनेशन के अंदर रीड की जाएगी। इसको आप कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं दोगे। शैल में तो तुम लोग जानते ही हो। एज द केस में भी का मतलब क्या होता है कि अगर दो तीन चीजें हैं तो हम उन दो तीन चीजों को सबको ही कंसिडर करेंगे। जैसा भी हो हम तो यही मानेंगे। ये मतलब होता है आपका क्या, एज द केस में भी का, कि सर जैसा भी कंडीशन हो हम तो यही मानेंगे, यही कंसिडर किया जाएगा। ये होता है आपका एज द केस में भी। और लास्ट हमें जो चीज पढ़नी है वो है आपका क्या, घूमता ना 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 ना, वो है आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट। सर जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या बात करता है, बेसिकली जनरल क्लॉजेस एक्ट ना अलग अलग चीजों को इंडिया के अंदर डिफाइन करता है, अलग अलग वर्ड्स को डिफाइन करता है। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स का जनरल मीनिंग जो निकल के आता है वो बता दिया जाता है। और आपको बोला जाता है कि आप इन वर्ड्स को, अगर आपको कहीं एक्ट में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जनरल क्लॉजेस एक्ट से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स आपको देखो बताया गया है। जैसे सर फादर का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जज, बैरिस्टर, अबेट, चैप्टर, फाइनेंशियल ईयर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारे वर्ड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद सर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे लॉ में एप्लीकेबल होंगे, सारे के सारे डेफिनेशन सारे के सारे एक्ट के अंदर जो भी लग रहे होंगे उसके अंदर एप्लीकेबल होंगे, प्रोवाइडेड कि उनको स्पेसिफिकली वहां पे एक्सक्लूड ना किया गया हो। अगर उन वर्ड को कुछ और तरीके से डिफाइन किया गया है तो फिर उनका मीनिंग वही रखा जाएगा। यहाँ से एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। General Clauses Act is a consolidated act in which various interpretation, meaning of various words and certain procedures are mentioned. कि सर जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर ना अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स, मीनिंग्स वगैरह गिवन है, जो मैं आपको अभी बता रहा था। Section 3 of the Act provides certain definitions which are applicable on all central and state legislations. कि सर यहाँ पे जो डेफिनेशन दिए जाएंगे वो आपके सारे के सारे लेजिस्लेशन के ऊपर, सारे के सारे तरीके के कानून के ऊपर लगेंगे, अनलेस अनलेस उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया हो। अनलेस अगर बताया गया हो कि जो उस कानून के अंदर डेफिनेशन लिखे ना सिर्फ उसको ही फॉलो करना, जनरल क्लॉजेस एक्ट के डेफिनेशन को फॉलो मत करना। अगर ये स्पेसिफिकली बोला जा रहा है तो आप सिर्फ उसी कानून के डेफिनेशंस को फॉलो करोगे। आप यहाँ पे जो लिखे गए जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो लिखे गए कानून है उनको आप फॉलो नहीं करोगे। ठीक है सर। आगे सर क्या कहते हैं, फर्दर द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी एक्ट इज रिपील्ड इट विल नॉट अफेक्ट द राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी सो क्रिएटेड बाय द प्रोविजन एक्ट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट। सर अगर कोई कानून है, सर अगर कोई कानून है जो कि सब्सिक्वेंटली हटाया जा रहा है, उसको रिपील किया जा रहा है, तो सर ऐसे सिचुएशन में उसमें से अराइज होने वाली सारे जो बेनिफिट्स हैं, सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं
वो एप्लीकेबल रहेंगे, वो चालू रहेंगे, वो चलते रहेंगे, अनलेस, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, हाँ, सो सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, फिर से सुनना क्या कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ अगर कोई भी तरीके के लॉ को रिपील किया जा रहा है तो उससे अराइज होने वाले जितने भी बेनिफिट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। अगर बेनिफिट्स हैं तो वो आपको मिलते रहेंगे, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, अनलेस उनको स्पेसिफिकली हटा दिया जाए, अनलेस उनको स्पेसिफिकली हटा दिया जाए। अगर कोई भी तरीके से कानून से स्पेसिफिकली उन राइट्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, बेनिफिट्स, प्रिविलेज को हटा दिया जाता है तो फिर आपको वो कुछ भी नहीं मिलेगा, अदरवाइज वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है सर, उससे ये डिराइव हो रहा है कि सर आपके ऊपर अगर कोई पेनल्टी, फाइन, पनिशमेंट भी लगा है तो फिर आपके ऊपर लगता रहेगा, उसके ऊपर कोई भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, फर्दर एक्ट क्या प्रोवाइड करता है कि सर हम टाइम को कैसे कंप्यूट करेंगे, स्पेसिफिक डेज कौन से एक्सक्लूड किए जाएंगे, अगर किसी को आपको पोस्ट भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा, अगर रिकवरी ऑफ फाइन करना है तो हम फाइन को कैसे रिकवर कर सकते हैं सर, ही शैल इंक्लूड शी एंड देम, ये सारी चीजें भी इंक्लूड करेगा। ये हमारा कौन कहता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जो लॉ है ये आपको कुछ जनरल वर्ड्स को डिफाइन करके दे देता है, पर ये जो एक्ट है ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर वो वर्ड का मीनिंग उस स्पेसिफिक एक्ट में ना दिया हो। अगर वो जो एक्ट है वो क्लियर बेसिस पे बताता है कि नहीं भैया आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट नहीं पढ़ना है, आपको इसमें दिए गए डेफिनेशंस को ही ध्यान में रखो, तो आपको उस एक्ट में गिवन डेफिनेशंस पे ही ध्यान देना है। उसके अंदर जो डेफिनेशंस बताई गई है, उसके अंदर जो चीजें बताई गई है उस पे ही ध्यान देना है। साथ ही साथ में अलग अलग चीजों को डिफाइन भी किया गया है वहां पे, और ये तक बोला गया है कि आपके डेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, पोस्ट भेजने का तरीका क्या होगा, जनरल प्रोसीजर क्या होगा, वो भी बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जनरल क्लॉजेस एक्ट ये भी कहता है कि अगर कोई पुराना लॉ था जिसको अब हम हटा रहे हैं, रिपील कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो सर उससे अराइज होने वाले सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो सब आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे, अनलेस स्पेसिफिकली ये बोल दिया जाए कि वो अब से एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर ये स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है तो ही वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, अदरवाइज वो आपके ऊपर चलते रहेंगे। आया ना बोलो, क्या इतना सभी को समझ में आया? आया ना बोलो, क्या इतना सभी को समझ में आया? भाई सभी को समझ में आया? ठीक है, ऑन दिस नोट बच्चों, थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप तुम्हारा अच्छे तरीके से रिवीजन हुआ होगा, तुम्हें चीजें समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल एंड आवर क्लास हियर इटसेल्फ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।